Hello students. Today we are going to talk about language from the perspective of cognitive psychology. So language has different perspective from different reasons. First of all, we'll study this language in four different parts. So what are those four different parts? They are there on the screen. You can see. So we will take all these four parts one by one. But before we go to the parts, we have to understand the different perspectives from which the language is seen. जो अलग अलग नज़रिए क्या हैं लैंग्वेज को समझने और पढ़ने के. So the first perspective is of linguists. So what linguists do, they try to understand language from the competence base. कोई आदमी कितना कॉम्पिटेंट है, कितना सक्षम है लैंग्वेज में, इस एंगल से देखते हैं लिंग्विस्ट्स. यानी कि उसके वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहा है, उसके ग्रामर कैसी है, उसकी सेंटेंसेस कैसे हैं, उनका आपस में कनेक्शन कैसा है, ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया. ये लिंग्विस्ट्स जो है वो स्टडी करते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो है लैंग्वेज को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस. लैंग्वेज जो है जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसका कुछ एंड रिजल्ट चाहते हैं. तो वो एंड रिजल्ट क्या है, कैसे अचीव किया जा रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो है साइकोलॉजिस्ट का व्यू होता है लैंग्वेज स्टडी करने का. और तीसरा जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया, उसे कहते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स. सो कॉम्पिटेंस बेस्ड भी एंड जो है परफॉर्मेंस बेस्ड भी. दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ साइको linguistics. Now next we come to the reason why we should study language as a psychologist. क्यों पढ़ें हम लैंग्वेज के बारे में. तो सबसे पहली बात जो है, लैंग्वेज जो है एक अलग ही तरह का जो है एब्स्ट्रैक्शन रहती है. एब्स्ट्रैक्शन मतलब अमूर्त, जो फिजिकल नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि कल, अब कल जो है आप ना देख सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जानते हैं कि कल क्या होता है. ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया. तो लैंग्वेज के जरिए हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. दूसरा, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में अगर आप उसमें देखेंगे तो डिटेल में मैंने बताया हुआ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है. तो जो पांचों सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन में, फिर उसका हम कोई मीनिंग निकालते हैं. सो इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. और उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, चाहे वो हमारे सेंसरी बफर्स हो उसमें करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इनमें स्टोर करते हैं. फिर जो हम थिंकिंग सोचते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या उसको कोई किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो हम जो है एक लैंग्वेज के जरिए बनाते हैं. वो लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो. फिर चौथी चीज़ जो है, लैंग्वेज सबसे मेन जो है मीन्स है लोगों के आपस में कम्युनिकेट करने का. हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब जो है लैंग्वेज का हिस्सा है, और इसी से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. मेनली और भी तरीके हैं, लेकिन मेनली सबसे मेन यही है. फिर लैंग्वेज जो है हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है. परसेप्शन मतलब हम किसी चीज़ के बारे में क्या फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि ये चीज़ क्या है. जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को बचपन से ही जो पुलिस के लिए डराया जाए कि ये करोगे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उसको पुलिस वर्ड सुन बार बार बोला जाए, तो पुलिस वर्ड सुन के उसको क्या लगेगा, डर लगेगा हमेशा. तो उसका परसेप्शन जो है पुलिस के बारे में क्या हो गया, ख़राब हो गया. और यही चीज़ जो है उल्टी भी हो सकती है. उसको बार बार जो है बोला जाए कि पुलिस अच्छी होती है, वो तुम्हें जो है बचाएगी कभी प्रॉब्लम हुए, तो पुलिस का वर्ड सुन के वो उसको काफ़ी हौसला मिलेगा. सो ये परसेप्शन हुआ, दोनों तरीके से हो सकता है. सो ये जो है लैंग्वेज के जरिए ही होता है, क्योंकि हमको बोला जाता है, बताया जाता है, तभी होता है. सो ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कॉग्निशन का. अब हम लैंग्वेज के जो है
स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं कि हम लैंग्वेज, किसी को लैंग्वेज कब कहेंगे, क्या चीज़ें होंगी उसमें। तो सबसे पहली बात जो है, लैंग्वेज में सिंबल्स होंगे। कुछ सिंबल्स जो है रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, और साउंड्स होंगे कुछ, जेस्चर्स, मतलब कोई बॉडी के जरिए भी हम कुछ कन्वे कर सकते हैं। जैसे दोनों हाथ जोड़ दिए तो नमस्ते हो गया। या ये भी हो सकता है कि हम इसके लैंग्वेज में जो है हम कुछ किसी ऑब्जेक्ट, एक्शंस, इवेंट्स और आइडियाज़ के बारे में बताएं, और वो ज़रूरी नहीं कि हाँ यहाँ हो रहा हो सकता है वो पहले हो चुका हो, या हो सकता है वो आगे हो। तो ये कुछ खास बातें होती है लैंग्वेज की। दूसरा, लैंग्वेज जो है मीनिंगफुल होती है। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो लैंग्वेज नहीं है। और वो जो है लैंग्वेज, जो उस लैंग्वेज को दूसरे जानने वाले हैं उनके द्वारा इजीली समझ में आ जाएगी। ये होना ज़रूरी है। आपने कोई लैंग्वेज बोली और आप ही के लैंग्वेज वाले उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो ये लैंग्वेज नहीं हुई। सो सेम लैंग्वेज बोलने वालों के लिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तीसरा जो है, लैंग्वेज जो है जनरेटिव होती है। जनरेटिव का मतलब है उससे आप इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं, असीमित सेंटेंसेस, असीमित संदेश बना सकते हैं। ये तीसरी खास बात है, कोई लिमिट नहीं कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। फिर चौथी बात जो है, लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं जिनके जरिए लोगों को वो लैंग्वेज समझ में आती है। अगर वो रूल्स नहीं होंगे तो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी। फिर लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे आप समझिए कि कोई मकान बनाते हैं तो ईंट से बनाते हैं, एक एक ईंट रखते हैं और वो मकान बनता है। इसी तरह लैंग्वेज कैसे बनती है वो समझते हैं। तो ये लैंग्वेज का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिसको आप अलग से पहचान सकते हैं वो है फोनेम। फोनेम जो है वो सिंगल अल्फ़ाबेट से बनता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंग हो। उसका मीनिंग इनफैक्ट नहीं ही होता है। अगर मीनिंग होगा तो क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। तो सिंगल वो साउंड है, फोनेम जो है साउंड होती है जो हम मुंह से बोलते हैं। सिंगल वो साउंड है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे छोटी साउंड हो ही नहीं सकती है। अच्छा, इसमें दो तरह के जो है फोनेम हो सकते हैं, या तो सिंगल फोनेम होगा या डबल फोनेम होगा। सिंगल फोनेम में क्या है कि उस अल्फ़ाबेट को केवल एक ही तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे टी है या पी है या एम है, इनको कहीं पे भी आप यूज़ करो, इनके साउंड यही होगी, टी पी एम वाली यही साउंड होगी। लेकिन जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाबेट तो सिंगल ही है लेकिन अलग जगह लगाओगे तो वो अलग साउंड करेगा। जैसे बोन में जो ओ है उसकी साउंड अलग है, बोन। और अगर उसको WOMEN तो उसको हम पढ़ेंगे वीमेन, या सिंगल भी करेंगे WOMAN करें तो वूमेन। तो ये ओ की साउंड अलग अलग जगह पे अलग हो गई। तो लाइकवाइज जी को भी कहीं ज प्रोनाउंस कर सकते हैं, कहीं ग प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे जॉर्ज में ज हो गया, ग्रेट में ग हो गया, तो ये डबल फोनेम हो गए। अब आते हैं मॉर्फेम्स से। मॉर्फेम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं लैंग्वेज के, मतलब इनका मीनिंग होता है। फोनेम में मीनिंग नहीं होता था, मॉर्फेम में मीनिंग होता है। तो दोनों ही स्मॉलेस्ट है, लेकिन फ़र्क क्या है? फोनेम स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल साउंड है, आवाज़ है। मॉर्फेम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, उसका कोई अर्थ है। जैसे आई और ए कहें, वैसे तो ये फोनेम भी आप कह सकते हो, लेकिन फोनेम इसलिए नहीं है क्योंकि इनका मीनिंग है। आई का मतलब मैं, ए हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे सिंगल होता है। सो लाइकवाइज मॉर्फेम में मीनिंग होना ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे कहीं पे भी हम ईडी लगा देते हैं लास्ट में तो क्या हो जाता है? पास्ट टेंस हो जाता है। लास्ट में लगाते हैं यानी कि सफिक्स हुआ। फिर कुछ वर्ड्स है जैसे डिस, DIS, ये कहीं पे भी आप लगाएंगे तो उसका मतलब खराब हो जाए। जैसे डिसफंक्शन है ना, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो खराब हो गया। कैलकुलेशन से पहले मिस लगा दिया MIS, तो मिस कैलकुलेशन मतलब गलती हो गई। सो ये प्रीफिक्स हो गए। तो डिस और मिस लगते ही हमको पता लग जाता है हाँ कुछ गलत है आगे, इसके आगे जो भी चीज़ है उसमें मिस्टेक हो गई है। और ED लगाते ही कि हाँ ये पास्ट टेंस से ये चीज़ हो चुकी है। फिर थर्ड जो है बिल्डिंग ब्लॉक जो है लैंग्वेज का, वर्ड यानी कि शब्द। तो
आप ये जो है फोनेम और मॉर्फेम मिला के, अल्फ़ाबेट्स को मिला के जो है वर्ड बनाते हैं, और वो वर्ड को कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर वर्ड्स को मिला के आप सेंटेंस बनाते हैं, ये जो है चौथा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। अब सेंटेंस जो आप बनाते हैं वर्ड्स को मिला के, तो सेंटेंस अपने आप कैसे बनाते हैं, वो किसी रूल के बेसिस पे बनाते हैं, ग्रामर के बेसिस पे बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सिंटैक्स। ग्रामर को सिंटैक्स कहते हैं। ये अगला बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर जो लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिक्स। ये जो है रिटर्न में तो नहीं होता, ये अनरिटन होता है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक की जब बात खत्म हो जाती है तब दूसरा बात करना शुरू करता है। तो अब ये तो कोई रिटर्न रूल नहीं है ना कि कब दूसरे को बोलना शुरू करना है। तो सामने वाले की बात है, उसको सुन के उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ अब मुझे इसकी बात खत्म हो गई, मुझे बोलना है। या आप जो है अपने फ्रेंड से जैसे बोलते हैं, अपने फादर से वैसे नहीं बोलते हैं। या अपने फादर मदर से जैसे बोलते हैं वैसे अपने टीचर से नहीं बोलते हैं। तो इसका तो कोई रूल आपको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। इस तरह के जो बोलने के तौर तरीके हैं, ये सब प्रैग्मेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट जो है हम समझेंगे क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज जो है एक्वायर कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं। सो लैंग्वेज एक्विजिशन के कई सारे स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी देश में हो, सीक्वेंस यही होगा जिस तरीके से लैंग्वेज वो एक्वायर करता है। सबसे पहला है कूइंग। कूइंग में क्या हो रहा होता है, बच्चा जो है, जो वॉवल साउंड्स हैं, दो तरह की साउंड्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज में। एक वॉवल होती है, कॉन्सोनेंट होती है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स हो गए। हिंदी की बात करें अ आ ई उ ए आई ओ औ अंगा, ये सब जो है क्या हो गया, हिंदी की वॉवल साउंड हो गए। तो सबसे पहले बच्चा जो है कूइंग स्टार्ट करता है, उसमें वॉवल साउंड्स को यूज करता है। जैसे आ ई यू, ये जो है ऐसे बोलता बच्चा जब तकरीबन 2 महीने का होता है। तो इसे कहते हैं कूइंग। इसमें केवल वॉवल साउंड ही होती हैं। फिर जो है आती है बैबलिंग। बैबलिंग में क्या है, जो वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिला के बच्चा कुछ बोलता है। कोई एक वॉवल और कोई एक कॉन्सोनेंट मिलाया और बच्चा बोलता है कुछ, जैसे बा बा मा 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 दा 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 दा, ऐसे बोलता बैबलिंग। सो कूइंग के बाद नेक्स्ट स्टेज आती बैबलिंग। फिर बैबलिंग के बाद में होलोफ्रेज। होलोफ्रेज मतलब एक केवल शब्द जो है बच्चा बोलता है, सिंगल वर्ड कोई भी बोलना शुरू कर देता है। तकरीबन 1 साल के आसपास बोलना शुरू कर देता है बच्चा। तो इसको जो सिंगल वर्ड से बोल के वो अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, इसको हॉलो फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का मतलब कोई मीनिंगफुल वाक्य, और हॉलो मतलब उसमें कुछ है नहीं एक शब्द के अलावा। बच्चा अपनी तरफ से पूरा सेंटेंस कर रहा है। जैसे बच्चा बोले दूध दू, तो मतलब उसको दूध चाहिए बस, उसको लेकिन वर्ड दूध के अलावा कुछ नहीं आता है। सो इस तरह से नेक्स्ट स्टेज आती है फिर लैंग्वेज विद हॉलो फ्रेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है टेलीग्राफिक स्पीच। तो टेलीग्राफिक स्पीच में क्या है, बच्चा 2 वर्ड्स को मिला के और सेंटेंस बोलने की कोशिश करता है। उसमें कोई बीच में जो है फंक्शनल चीज़ें नहीं होती, जैसे इज एंड द आर, ये सब नहीं होगा। बस कोई भी 2 वर्ड मिलाए और उसने बोला। जैसे बोला मम्मी घुम्मी, तो इसका मतलब मम्मी को बोल रहा है घुमाने ले चलो। तो ये जो है स्टेज आती है तकरीबन 1.5 से 2.5 साल के बीच में। और जब बच्चा तकरीबन जो है 1.5 साल का होता है, उसकी वोकैबुलरी जो है 3 से लेके 300 वर्ड्स तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है बच्चे पे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो इस दौरान जो है बच्चा कुछ एरर्स करता है, क्योंकि उसके पास में सारे वर्ड्स नहीं है। हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए लिमिटेड वोकैबुलरी है, उसका शब्दकोश सीमित है। तो क्या करता है कि जो वर्ड्स हैं उसी में सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि सारे एग्जैक्ट वर्ड उसको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल
एक होती है ओवर एक्सटेंशन की एरर। ओवर एक्सटेंशन का मतलब हो गया कोई एक वर्ड उसको पता है, अच्छे से पता है उसका मीनिंग, अब उसी को वो हर जगह यूज़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो वहाँ पे वो यूज़ हो या ना हो। जैसे उसको बॉल पता है कि बॉल क्या है, अच्छे से पता है, कोई डाउट नहीं है, तो वो रात को जब मून देखेगा, चांद देखेगा, तो उसको देख के कहेगा बॉल। अब क्योंकि उसको मून वर्ड नहीं आता है तो उसको बॉल कहेगा। ये ओवर एक्सटेंशन हुआ। और एक अंडर एक्सटेंशन भी होता है। अंडर एक्सटेंशन में जो है क्या होता है कि वो एक कोई जो जनरलाइज टर्म है उसको वहाँ पे यूज़ करेगा जहाँ पे स्पेसिफिक टर्म यूज़ करना है। अगर जैसे सभी डॉग डॉग होते हैं, लेकिन जो आपका अपना डॉग है उसका आप जो है जनरली कोई नाम रखते हैं, तो अपने डॉग को जब आप बुलाएंगे तो उसके नाम से बुलाएंगे, लेकिन जनरली डॉग्स के बारे में बात करेंगे तो वो डॉग बोलेंगे। तो ये इस तरह से वो बच्चा अपने भी जो डॉग को डॉग ही बोलेगा, क्योंकि आपने बाहर उसको कोई डॉग दिखाई दिया, बोला कि ये डॉग है, तो उसके दिमाग में वो आ गया कि ये डॉग है। तो इस तरह से अंडर एक्सटेंशन भी होता है। फिर तकरीबन 4 साल की एज तक आते आते बच्चा एक बेसिक एडल्ट की तरह बोलने लग जाता है सेंटेंस। बेसिक, ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं होते, 3 से 5 वर्ड के होते हैं, लेकिन वो बोलने लग जाता है, अपनी बात अच्छे से समझा लेता है। फिर 5 साल की एज तक आते आते बाय द एज ऑफ 5 years द चाइल्ड इज एबल टू स्पीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 10-12 वर्ड तक के सेंटेंस बोल लेगा, सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके बोल लेगा, आराम से कर लेगा। और 10 साल की एज तक आते आते बिल्कुल वैसे बोलने लग जाता है जैसे एडल्ट लोग बोलते हैं। अब उसके और एडल्ट की भाषा में कोई फ़र्क नहीं है। ये लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस हैं। इसमें एक चीज़ और है, वो हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट आता है जो थ्योरीज हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। जो अलग अलग थ्योरीज जो हैं हमें बताती हैं कि लैंग्वेज हमें क्यों आती है, कैसे आती है, क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। सो जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है इसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है B.F. स्किनर का, टॉप में। तो स्किनर को जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। सो बिहेवियरिस्ट थ्योरी में क्या है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज बच्चा इसलिए सीखता है क्योंकि जो उसको चाहिए है, जब वो चीज़ उसको करेक्ट तरीके से बोलता है तो वो चीज़ उसको मिल जाती है, या जो चीज़ जैसे बोलनी चाहिए वो वैसे बोलता है तो उसके आसपास उसको शाबाश या गुड या हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे रीइंफोर्स करते हैं। तो बेसिकली अपने वातावरण से सुन के रिपीट कर रहा है, वातावरण से स्टिमुलस मिला और बच्चे का रिस्पांस, उसको रिपीटिशन हुआ, इस तरह से बच्चा लैंग्वेज सीखता है। इन्नेटनेस थ्योरी कहती है कि भाई जो ब्रेन होता है ह्यूमन बींग्स का, जब बच्चा पैदा होता है तभी जो है उसके अंदर लैंग्वेज की लर्निंग की एक कैपेसिटी का मैकेनिज्म होता है। आगे हम डिटेल में सबको पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आपको जिस्ट दे रहा हूँ कि ऑलरेडी जो है हमारा ब्रेन ऐसा है कि वो लैंग्वेज सीखेगा ही सीखेगा। इसमें जो है कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं है। जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ऐसे लैंग्वेज का भी एक कंपोनेंट होता है ब्रेन में जो लैंग्वेज को सिखा देता है। सो इस थ्योरी में सबसे टॉप नॉर्म जो है माना जाता है नॉम चॉम्स्की का। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि भाई जैसे बच्चा का ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बच्चा नई नई चीज़ें सीखता रहता है, आगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखता रहता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखता रहता है, तो इसी तरह से जो है लैंग्वेज भी है वो भी सीख जाता है। जो ब्रेन में ऑलरेडी जो है जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का, ऐसे लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। सो ये कॉग्निटिव थ्योरी जो जॉन पियाजे ने दी थी, इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन जो है करेक्ट करिएगा, जीन नहीं है, जॉन है, फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच थे तो इसको प्रोनाउंस जो है जॉन कहते हैं, जॉन पियाजे। फिर चौथी जो थ्योरी है वो इंटरेक्शन थ्योरी है, जो जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ये थ्योरी जो है क्या कहती है, क्योंकि बच्चा और उसका जो केयर गिवर है, कोई भी हो सकता है, नॉर्मली मदर ही होती है और भी कोई हो सकता है, तो जो केयर गिवर और बच्चे के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में बात करते हैं, इसलिए बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है। यानी कि अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो बच्चा नहीं सीखेगा। ये इंटरेक्शन थ्योरी हो गई। तो
अब हम जो है एक एक करके इनको लेते हैं। तो बिहेवियरिस्ट वालों ने बोला था भाई सुना और रिपीट किया है, उसको कुछ चीज़ चाहिए, वो मिल गई या रीइंफोर्समेंट हो गया तो इसलिए सीखा। लेकिन सारी चीज़ें जो है बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे बच्चे जब शुरू शुरू में लैंग्वेज सीखते हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। जैसे ड्रैंक पास्ट टेंस होता है ड्रिंक का, तो ड्रैंक नहीं ड्रिंक्ड बोलेंगे। वो हर चीज़ में सुनते हैं कि ईडी होता है तो वहाँ पे ड्रिंक के आगे भी ईडी लगाते हैं। जैसे गो का पास्ट टेंस वेंट होता है लेकिन वो गोड बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे के सामने तो ये कोई गलत ग्रामर से बोल नहीं रहा है, फिर बच्चा ऐसे गलत ग्रामर क्यों यूज़ कर रहा है? इसका कोई जवाब बिहेवियरिज्म में नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन तो कहीं से हो नहीं रहा है, ये तो कहीं से देख के रिपीट नहीं कर रहा है, अपने आप कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? जब उसने हर चीज़ रिपीट करनी ही सीखनी है तो गलत चीज़ तो कोई बोल नहीं रहा, फिर सीख ऐसे गलत चीज़ कैसे सीख रहा है? और दूसरी चीज़ जो है, जब एडल्ट कोई डिफरेंट या डिफ़िकल्ट सेंटेंस या वर्ड बोलते हैं तो उस चीज़ को छोटे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसको नकल ही करनी तो नकल तो फिर कर लेनी चाहिए उसको, क्यों नहीं कर पा रहा है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर पेरेंट जो है अपने बच्चे को ये बोलता है कि सच बोलो हमेशा। ग्रामर बैठ के नहीं सिखाता कोई पेरेंट अपने बच्चे को, सच बोलने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बच्चा ग्रामर बिना सिखाए सीख जाता है और झूठ मना करने के बावजूद बोलना सीख जाता है। सच बोलने को बोला जाता है लेकिन झूठ सीख जाता है। तो अब ये जो है बिहेवियरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो चौथी चीज़ जो है बिहेवियरिज्म जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि अगर सिर्फ रिपीटिशन से सीखना है तो फिर किसी एज पे भी सीख जाना चाहिए बच्चे को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि एक जीनी करके लड़की थी 1970 में, उसको एक अबंडेंट हालत में जो है पाया गया था, कोई उसका केयर टेकर नहीं था, कभी इंसानों के बीच में वो नहीं रही थी। तो 13 साल की एज में उसको इंसानों के बीच में लाया गया था, और ऑब्वियसली जब इंसानों के बीच में आ गई तो आसपास बोलने वाले थे, सिखाने वाले थे, लेकिन वो कभी भी जो है फ्लुएंटली बोलना नहीं सीख पाई। और जो 5 साल का जो है बच्चा जैसे बोल लेता है करेक्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में, वो वैसा भी बोलना नहीं सीख पाए। तो ये चीज़ ये बताती है कि भाई एक कोई क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज का, उसके बियॉन्ड जो है लैंग्वेज हम नहीं सीख पाएंगे। ये भी जो है बिहेवियरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर इन्नेटनेस थ्योरी जो है, जो मैंने बताया कि पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर ये मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म का नाम दिया गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको शॉर्ट में LAD भी लिखते हैं। तो ये जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है और ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, मतलब हम पैदा होते ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अब जो है जैसे अब ये बताते हैं कि ये जो अभी हमने बात की थी कि जो है पास्ट टेंस बच्चा कैसे सीख रहा है, उसको तो कोई पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस बता नहीं रहा। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो जो लैंग्वेज बच्चा सीखेगा उस लैंग्वेज में जो भी पास्ट टेंस है वो अपने आप ही सीखेगा, चाहे आप उसको सिखाओ या मत सिखाओ। तो ग्रामर भी बच्चा जो है इसी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से ही सीखता है। उसके आसपास जो है लैंग्वेज का डाटा अवेलेबल है, लोग बाग जो बोल रहे हैं, और वो सुन सुन के वो उसमें से अपना इन्फ्रेंस निकाल रहा है कि अच्छा कोई बात हो चुकी है तो पास्ट टेंस है, उसमें ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, फ्यूचर है तो ऐसे करते हैं, प्रेजेंट है तो ये, सिंगुलर है तो ये, प्लूरल है तो ऐसे। तो वो अपना इस डिवाइस की वजह से ये प्रोसेस करके सीख रहा है। और चौथी चीज़ जो है ये इन्नेटनेस थ्योरी बताती है कि लैंग्वेज जो है ये यूनिवर्सल है, ये कॉम्पिटेंस जो यूनिवर्सल है कॉग्निटिव। जैसा कि हमने बताया अभी कि कोई भी कहीं भी लैंग्वेज सीखे उसके सीखने का तरीका वही होगा, स्टेजेस वही होंगी। तो ये कोई अलग से कॉम्पिटेंस नहीं है, तो यूनिवर्सल चीज़ है। लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है ये यूनिवर्सल चीज़ है, क्योंकि ये पैदा होते ही है, सब में है। अब इस जो इन्नेटनेस थ्योरी, इसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, कुछ सबूत। सबसे पहला क्या है, जो ह्यूमन एनाटॉमी में जो हमारी शारीरिक संरचना है वो ही बताती है। जो हमारा वोकल ट्रैक्ट है, जो जहाँ से आवाज़ निकलती है गले से, वो जो है ऐसा बना हुआ है ह्यूमन बींग्स का कि हम बिल्कुल कोई भी आवाज़ जो है एक्यूरेटली निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो। वैसा वोकल कॉर्ड जो है जानवरों के नहीं है,
उस तरह की बेंडिंग, उस तरह का स्ट्रक्चर जानवरों में नहीं है जैसा ह्यूमन बीइंग में है। तो इसलिए भी इनेटनेस थ्योरी को बल मिलता है, ये तो बायोलॉजिकली है ही से हमारा ऐसा है। दूसरा है जो न्यूरो साइंस का सबूत है वो ये है कि हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक एरियाज होते हैं लैंग्वेज के, अलग अलग चीज़ों के। जैसे एक ब्रोकाज एरिया है, ये लैंग्वेज प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कोई आपको लैंग्वेज बोलनी है तो ब्रोकाज एरिया यूज़ होगा। और वर्निकेज एरिया है, वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, समझने के लिए यूज़ होता है। आगे हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो वो न्यूरो साइंस ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ब्रेन में ये एरियाज होते हैं। तो यानी कि ये पैदाइशी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है, चिंपैंजीज को अगर आप लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे तो उनमें वो कॉम्पिटेंस नहीं आ पाती है जो ह्यूमन बीइंग में आती है। हाँ, कुछ वर्ड्स को आप बोलेंगे या उनको जो है तख्ती पे लिख के, बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे, वो बोर्ड उठा के आपसे कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन कभी भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो नहीं लैंग्वेज सीख पाते, चाहे आप उनको कितना भी सिखा लो। तो ये भी एक चीज़ बताती है कि हाँ इन्नेट चीज़ है, पैदाइशी चीज़ है, जो जानवरों में जो नहीं होती है और ह्यूमन बींग्स में है। चिंपैंजी सबसे नज़दीक माना जाता है ह्यूमन बींग्स के। जब वो नहीं सीख पा रहा तो और कोई क्या सीखेगा लैंग्वेज को। फिर जो है एक इन्नेटनेस थ्योरी का जो है एग्जांपल आया था क्रेओल्स का। क्रेओल होती है ऐसी लैंग्वेज जो दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बनती है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस। तो जैसे डच जो मजदूर थे वो कहीं से भाग के ऐसे आइलैंड पे चले गए जहाँ पे डच लैंग्वेज बोलने वाले नहीं थे, इंग्लिश बोलने वाले थे। तो अब जो है वो उनको पूरी तरह से जो है इंग्लिश तो नहीं आती थी, तो इंग्लिश और डच मिला के जो है उन्होंने एक पूरी लैंग्वेज बना ली। तो ये इंग्लिश बेस्ड क्रेओल कहेंगे हम। तो अब ये इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, डच बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होके एक फुल फ्लैज लैंग्वेज कैसे क्रेओल बन गई? क्योंकि जो इन्नेटनेस थ्योरी है वो काम कर रही है। जैसे भी बाकी की लैंग्वेज बनती है ऐसे इनको मिला के बन गई। फिर इसी तरह से एक पिटगिन होती है। पिटगिन होती है, ये इसमें लिमिटेड लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में गए जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वो मान लीजिए पंजाबी बोलते हैं, तो वो पंजाबी में बोल रहे हैं, आप हिंदी में बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरह से तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन काम चलाओ हो जाएगा। तो कुछ वर्ड हम उसके पंजाबी के यूज़ करने लग जाएंगे, वो कुछ हमारे हिंदी के यूज़ करने लग जाएगा। तो ये जो मिक्स हुआ, लेकिन ये लिमिटेड हुआ, तो इसलिए इसको पिटगिन कहेंगे, इसको क्रेओल नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिमिटेड इसकी कैपेसिटी है, पूरी बात नहीं कर पाएंगे, बस समझाने लायक कुछ कुछ बोल लेंगे। तो ऐसे जो पिटगिन्स भी जो लैंग्वेज थी, जो डच के जो लेबर थे जो सूरीनाम में चले गए थे, तो उनको तो सूरीनाम की भाषा नहीं आती थी, डच भाषा ही आती थी पूरी तरह से। तो वहाँ पे जो है उन्होंने शुरू में तो पिटगिन बनी, क्योंकि उनको सूरीनाम की लैंग्वेज नहीं आती, सूरीनाम वालों को डच नहीं आती। लेकिन उनके जो बच्चे हुए उन्होंने उस पिटगिन को फुल फ्लेज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, क्रियोल बना दिया उसको फुल फ्लेज। तो ये कैसे हुआ? वो इन्नेटनेस थ्योरी का सपोर्ट करते हैं कि हाँ एक लैंग्वेज जो है एक्विजिशन डिवाइस होता है, वो हमको लैंग्वेज बनाना सिखा देता है। फिर इसी तरह जो है साइन लैंग्वेज होती है, जो संकेत भाषा होती है, जो मूक बधिर हैं, डफ एंड डम है, वो जो यूज़ करते हैं हाथों के इशारे से। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि मूक बधिर के लिए जो न्यूज़ आती है, न्यूज़ फॉर डफ एंड डम, तो उनके जो है जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में भी वही सब स्टेजेस होती हैं जो अभी हमने पढ़ी थी, वो कूइंग, बैबलिंग, हॉलो फ्रेस वगैरह, वो सब सारी स्टेज होती है। और उसमें भी साइन लैंग्वेज में भी ग्रामर होती है, और उसमें भी जो है डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट होता है कि मिलता जो सेम भाषा है लेकिन अलग अलग है। जैसे हिंदी भी जो है हरियाणा की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, तो वो जो डायलेक्ट है उसमें भी होता है साइन लैंग्वेज में, जिसमें बोलना नहीं होता है। और इवन क्रेओल जो होती है, जो अभी मैंने बताया कि दो भाषाओं को मिला के फुल फ्लेज लैंग्वेज जो बनती है, क्रेओल में भी जो है
साइन लैंग्वेज में भी क्रियोल होता है। सो ये सब जो है चीज़ें क्या इशारा करती है कि हाँ इन्नेट कोई चीज़ होती है। तो लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि हाँ ये तो मान रहे हैं जो इन्नेट थ्योरी है कि आपको बात करनी पड़ेगी किसी से, जो है आपको आसपास जो है लैंग्वेज सुनाई देगी तब आप लैंग्वेज को सीखेंगे। लेकिन इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है। इंटरेक्शन मतलब आपके साथ में जो कोई बात कर रहा है तो उससे आपकी लैंग्वेज सीखने पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ जो है एक जो चीज़ लिमिटेशन है इन्नेटनेस चॉम्स्की की थ्योरी की, वो ये है कि एक बार जो एक बच्चा था, जिम नाम था उसका, उसके पेरेंट्स जो है डफ एंड डम थे, वो मूक बधिर थे, ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। लेकिन जिम नॉर्मल था, वो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था, पर उसके पेरेंट्स तो नहीं बोल सकते, तो इंटरेक्शन के लिए कोई उसके पास में था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको टीवी और रेडियो लगा के दे दिया ताकि वो टीवी रेडियो पे देखता रहे लोग बाग कैसे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अपना सीख जाएगा रेडियो वगैरह। लेकिन वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास में इंटरेक्शन के लिए कोई नहीं था। सुनने के लिए तो टीवी था, रेडियो था, लेकिन वो किसी से बोले कोई जवाब दे, ये इंटरेक्शन के लिए कोई नहीं था, पेरेंट्स तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई। तो ये लिमिटेशन है इन्नेटनेस थ्योरी की, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि भाई इंटरेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों इंटरेक्शन नहीं होने से हम नहीं सीख पाते हैं। फिर आती है कॉग्निटिव थ्योरी। सो कॉग्निटिव थ्योरी जो है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। तो जॉन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो पूरी डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा आपको क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा टॉपिक, लेकिन आपको उसके स्टेजेस में बता देता हूँ। सो सबसे पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज, ये पैदा होने से 2 साल की एज तक होता है। तो इसमें बच्चा जो है केवल जो सेंसरी ऑर्गन्स के तरह के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे हर चीज़ को ग्रिप कर लेगा, जो ग्रिप में आ गई उसको मुंह में डालेगा, देखेगा, ये सेंसरी ऑर्गन से सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है। फिर सेकंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन अभी उसको दूसरे का नज़रिया समझ में नहीं आता। इसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं कि बच्चा ईगो सेंट्रिक है, उसको सिर्फ अपना नज़रिया पता है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाकी औरों को क्या प्रॉब्लम होगी, उनकी क्या इच्छा है, उससे मतलब नहीं है। इसको कहेंगे ईगो सेंट्रिक। तो बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है और उसको प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन नहीं पता होते हैं। जैसे कोई एक आटे का आपने गोला बनाया, तो उसने कहा कि छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए, तो आपने उसी गोले को जो है मल के लंबा कर दिया, यू जस्ट रोल्ड इट इनटू ए बिगर लॉन्गर स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। सो वो खुश हो जाएगा, हाँ ये लंबा हो गया, बड़ा हो गया। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये वही गोला है जो इसको बस थोड़ा सा रोल कर दिया तो ये बड़ा हो गया। तो इस तरह जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन जो होता है, इसकी समझ नहीं होती इस एज में। फिर थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है जो कंजर्वेशन वाले प्रिंसिपल्स हैं वो मास्टरी हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया शेप, मगर टोटल तो वही है। या जैसे छोटे बच्चे को जो है एक कोई जो कैंडी बार है उसको तोड़ के 2 कर दो, वो खुश हो जाएगा कि हाँ 2 हो गई। लेकिन इस स्टेज में आके, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आके उसको समझ आता है कि ये तोड़ दिया तो ये 2 नहीं हो गई, ये एक ही है। इस तरह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन है वो बच्चे को समझ में आने लगे, वो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण तरीके से भी सोचने लग जाता है। और उसको जो है ये भी समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ करने से कोई रिजल्ट आए तो उल्टा करने से वो वापस भी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को ठंडा किया बहुत, तो वो पानी को बहुत ठंडा किया तो आइस बन गई, तो गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, ये रिवर्सिबिलिटी हो गई। तो ये भी समझ में आने लग जाती है। फिर ईगो सेंट्रिज्म जो है वो कम होने लग जाती है और थोड़ा थोड़ा टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को वो समझने लग जाता है बच्चा। दिक्कत है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में दिक्कत होती है, लेकिन टाइम और स्पेस को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है। तो और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन जो है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। तो चौथी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12+ ईयर के बच्चों की होती है। तो इसमें बच्चा जो हाइपोथेटिकली सोचने लग जाता है, मतलब उसको केवल वर्तमान में हेयर एंड नाउ की चीज़ नहीं, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी समझने लग जाता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है,
इसको कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक को इस्तेमाल करने लग जाता है, उसको खाली इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं, अब लॉजिक करके भी वो इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। और अमेरिका में ये पाया गया कि जो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं उसमें खाली 40 to 60% अमेरिकन्स ही इस फोर्थ स्टेज को अचीव कर पाते हैं, और कई एडल्ट्स भी इवन जो है इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी में ये बताया जाता है कि बच्चा पहले जो है कॉन्सेप्ट को समझता है, फिर वो वर्ड उसके डिक्शनरी में आता है। जैसे बिगर और स्मॉलर, ये कॉन्सेप्ट हैं कि बिगर का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर का मतलब क्या। भाई दो चीज़ें हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा है तो हम बिगर कहेंगे, दो चीज़ें उनको कंपेयर कर रहे हैं, अगर छोटा है तो हम स्मॉलर कहेंगे। तो ये बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट हुआ। तो पहले जो है कॉन्सेप्ट बच्चा समझेगा, फिर वोकैबुलरी आएगी। पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा, फिर वो वर्ड यूज़ करेगा बिगर या स्मॉलर। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी है। तो इसी कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से वो जो हमने अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा, वो इसमें सेट होती हैं कि वो स्टार्टिंग में जो है कूइंग कर रहा है, फिर बैबलिंग कर रहा है, होलो फ्रेज है, फिर जो है टेलीग्राफिक स्पीच है, फिर जो है बेसिक एडल्ट लाइक सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स एडल्ट लाइक सेंटेंस है, फिर एडल्ट लाइक सेंटेंस है। तो ये सब एक हिस्सा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट समझता जा रहा है वैसे वैसे उसकी भाषा इम्प्रूव होती जा रही है, वो चीज़ें उसकी भाषा में आती जा रही हैं। ये कॉग्निटिव थ्योरी बताती है। अब लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो क्या है कि कॉग्निटिव थ्योरी ये नहीं बताती कि लैंग्वेज आती क्यों है, कैसे आती है तो बता दिया, लेकिन क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, वो जो है इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं। जैसे बिहेवियरिस्ट वालों ने बताया कि बच्चे को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, वो चीज़ बोलेगा, वो मिल जाएंगी, इसलिए वो सीखता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्यों सीख रहा है बच्चा, वाई का रीज़न नहीं है। फिर यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी में मेंटल डेवलपमेंट के साथ में जो है लैंग्वेज को एसोसिएट किया गया है। मेंटल डेवलपमेंट होगा तो लैंग्वेज भी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट के साथ में एसोसिएटेड है। लेकिन कई ऐसे जो है बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन उनकी जो है लैंग्वेज एकदम फ्लुएंट और सिंटैक्टिकली करेक्ट है, यानी कि धारा प्रवाह है और व्याकरण के लिहाज से एकदम ठीक है, जबकि वो मेंटली रिटार्डेड है। तो ये तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो उनका नहीं हुआ है, लेकिन फिर लैंग्वेज वो कैसे सीख गए, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम इनपुट या इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी। इसमें क्या है कि ये कहा जाता है कि बच्चे को इनपुट जो मिल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो जो भी उसका केयर गिवर है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, कई सारे लोग भी हो सकते हैं, तो वो जो बच्चे से जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चा सीखता है। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में इसको LASS लिखते हैं। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम है, इसकी वजह से बच्चा सीख रहा है। और वो जो बच्चे से हम जैसे अलग तरीके से बात करते हैं, तो उसको जेरोम ब्रूनर ने नाम दिया चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, शॉर्ट में CDS। तो चाइल्ड डायरेक्टेड जो स्पीच है, ये जो है बच्चे को सीखने में मदद करती है। ये इनपुट या इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी का कहना होगा। बाकी चीज़ें तो है ही हैं जो आपने अभी तक बात करी, लेकिन ये जो है मेन इसमें बोला गया। अब जैसे मैंने बोला था कि हमको टर्न टेकिंग समझ में आने लग जाती है। प्रैग्मेटिक्स में मैंने बताया था कि दूसरा वाला जो है कब बोलना बंद करेगा और हमें कब बोलना शुरू करना है, या दूसरे वाले ने जो बोला है इसके रिस्पॉन्स में अब हमें जवाब देना चाहिए, ये सब टर्न टेकिंग में आता है। तो टर्न टेकिंग जो है बच्चा कैसे सीख रहा है, वो इंटरेक्शन से सीख रहा है। जो आपस में बात की जा रही है तो उससे उसको समझ में आ रहा है। गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम आप ले लो, उसमें हर एक की अपनी टर्न आती है, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, लूडो हो, कोई भी गेम हो। तो टर्न टेकिंग जो है बच्चा वहाँ इंटरेक्शन की वजह से सीख रहा है। तो ऐसे ही वो लैंग्वेज में भी इंटरेक्शन की वजह से टर्न टेकिंग सीखता है, क्योंकि इसका तो कोई रूल बताता नहीं है बच्चे को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चा सेंटेंसेस सुन रहा है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में सुन रहा है, सेंटेंस अलग से नहीं सुन रहा है कि भाई ये सिचुएशन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति में ये बोला जा रहा है। तो ये परिस्थिति और सेंटेंस को मिला के वो सीख रहा है बच्चा।
तो ये जो है इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी वालों का कहना है। तो अब इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। जो इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी है वो ये पहली लिमिटेशन ये है कि जब मैंने बताया था कि कहीं पे भी लैंग्वेज जो है एक्वायर की जाती है तो उसके वही सेम स्टेजेस होती हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई सा भी कोना, डजेंट मैटर। सो फिर ये इंट्रैक्शन से फ़र्क क्या पड़ा? जब सब जगह जो है सेम ही स्टेजेस आ रही हैं तो इंट्रैक्शन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है जो इनपुट थ्योरी है। और एक बात ये ज़रूर मानते हैं कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। कि कई कल्चर ऐसे हैं उसमें बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करी जाती है, लेकिन बच्चा बोलना तो सीख जाते हैं। सो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच मे बी यूज़फुल बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। अब आते हैं हम बायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स जो हैं ये आपस में क्लोजेस्ट हैं। अगर हम डीएनए मैचिंग की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा हम चिंपैंजी से मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चिंपैंजी से बने हैं, कि पहले हम चिंपैंजी हुआ करते थे और चिंपैंजी से हम फिर ह्यूमन बीइंग बन गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वी एंड चिंपैंजीज हैड कॉमन एंसेस्टर्स, हमारे पुरखे कॉमन थे, लेकिन अभी नहीं। ये 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 6 to 7 मिलियन हो गया 60 to 70 लाख ईयर्स एगो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे। जो जिस भी प्राणी से हम शुरुआत हुई वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स बिफोर वर सेम। तो यानी कि अगर हम जनरेशन्स की बात करें तो 300,000 जनरेशन, 3 लाख जनरेशन्स जो बीत गई हैं तब से लेके अब तक। तो 6 to 7 मिलियन ईयर्स पहले हम अलग अलग होना शुरू हुए और अब इवॉल्व होते होते हम वो अलग इवॉल्व हुए, हम अलग इवॉल्व हुए। इसलिए जो है वो बोल नहीं पाते हैं, हम बोल पाते हैं। उनका इवोल्यूशन अलग हुआ, हमारा इवोल्यूशन अलग हुआ। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में क्यों लैंग्वेज इवॉल्व हुई और बाकी जानवरों में लैंग्वेज इवॉल्व क्यों नहीं हुई जैसे ह्यूमन बींग्स में है। तो उसके 2 रीज़न मेन बताए गए। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पुरखे थे, उन्होंने जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की, अपने आसपास की दुनिया की बड़ी इम्पोर्टेंट यूज़फुल नॉलेज क्रिएट करी। अब वो सब जो है पास ऑन कैसे होंगी नेक्स्ट जनरेशन को बिना लैंग्वेज के? वो तो होना पड़ेगी ना। जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं वो अगली जनरेशन को कैसे पता लगते हैं? लैंग्वेज के जरिए। वो कहीं किताब में, कहीं कहीं किसी भी तरह से लिख के जो है दिए जाते हैं या बोल के बताए समझाए जाते हैं। बिना लैंग्वेज के तो हो नहीं सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो ह्यूमन बींग्स के हुए हैं, जो नॉलेज एक्वायर करी है, वो अपने किन्स यानी संबंधियों को, नेबर्स को आप कैसे देंगे? लैंग्वेज के जरिए। तो इसलिए लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट एक आवश्यकता थी, इसलिए हुई। दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्यों हुई ह्यूमन बींग्स में, वो है कि ह्यूमन बींग्स में जो है एक्सटेंसिव कॉपरेशन इन्वॉल्व है। एक्सटेंसिव मतलब वृहद, कॉपरेशन मतलब सहयोग, वृहद सहयोग है। ऐसा नहीं कि एनिमल्स में सहयोग नहीं, उसमें भी होता है। आपने देखा होगा कि कई एनिमल्स जो हैं वो झुंड में रहते हैं। चिंपैंजीज भी झुंड में रहते हैं, हाथी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन वो उतने बड़े ग्रुप में नहीं रह सकते हैं जितने कि ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, 135 करोड़ 135 करोड़ 1.35 बिलियन पीपल आर लिविंग। तो इतनी बड़ी संख्या में हम एक साथ रह के और एक कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कैपेसिटी एनिमल्स में नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही है। तो ये कोऑपरेशन जो है बिना लैंग्वेज के हो नहीं सकता है। सो इसलिए भी हमको लैंग्वेज की जरूरत थी, क्योंकि कोऑपरेशन जो है हमें करना था। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला जो है इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जो बायोलॉजिकल आस्पेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का, ये है कि जब बच्चा तकरीबन 2 साल का होता है तो
उसके ब्रेन में जो साइनैप्स है, साइनैप्स कहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, न्यूरॉन्स कभी आपस में टच नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, तो जो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है उसको साइनैप्स कहते हैं, यानी कि उनका जो गैप है वही कनेक्शन है। वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस केमिकल्स के जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन्स, तो इसे कहते हैं साइनेप्टिक कनेक्शन। तो जो 2 साल का बच्चा होता है उसमें इतने साइनैप्स होते हैं जो कि एडल्ट से 50% ज़्यादा होते हैं, एडल्ट से 50% ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद में 2 साल की एज के बाद में धीरे धीरे उसके साइनैप्स जो हैं, जो यूज़ नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, दे विदर अवे। तो ये भी जो है हमको ये चीज़ बताती है कि भाई जो नेचुरली जो है हमको साइनैप्स इसीलिए दिए जाते हैं कि भाई आपको किसी भी तरह की लैंग्वेज कुछ भी सीखना है तो जितने ज़रूरत है उतने साइनैप्स आप यूज़ कर लो, बाकी के ख़त्म हो जाएंगे। सो लैंग्वेज के लिए भी साइनैप्स यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि जो स्पेशली चाइल्डहुड में जो है ब्रेन जो है, ब्रेन की जो सर्किट है वो बहुत प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है। कई बार ऐसा देखने में आया कि बच्चों का, जैसे हमारा ब्रेन जो है उसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो बायां गोलार्ध है, वो जो है ऑपरेशन में हटाना पड़ा, कोई प्रॉब्लम हो गई बच्चे को उसकी वजह से। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लैंग्वेज का सेंटर होता है, लैंग्वेज वहीं से कंट्रोल होती है। तो अगर हम लॉजिकल बात करें तो लेफ्ट हेमिस्फीयर चला गया तो बच्चे को लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा ही नहीं है ब्रेन में अवेलेबल। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत छोटेपन में जिन बच्चों का ऑपरेशन करके लेफ्ट हेमिस्फीयर हटा भी दिया गया है तो भी वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। हाँ, बहुत महारत नहीं हो पाती है उनको, लेकिन सीख फिर भी जाते हैं। तो यानी कि ब्रेन जो है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, अपने सर्किट्स को दोबारा से बनाता है और लैंग्वेज के लिए जगह बना लेता है। तो ये भी बायोलॉजी भी एक्सप्लेन करती है लैंग्वेज एक्विजिशन को। और जो मैंने अभी बताया था कि आफ्टर 2 years जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं दे स्टार्ट विदरिंग अवे, वो ख़त्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे। और बाय द एज ऑफ 18, जब तक वो एडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी के बाद जो है एडल्ट हो जाते हैं वो, तो वो जितने चाहिए होते हैं उतने रह जाते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब छोटा कोई बच्चा होता है उसको कोई नई लैंग्वेज सीखना बड़ा ईजी होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको नई लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पास में वो साइनेप्टिक कनेक्शंस अवेलेबल ही नहीं है जो उस बच्चे के पास में है। सो यानी कि अगर किसी को छोटी एज में नई लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो बड़ी इजीली सीख जाएगा। वो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि साइनेप्टिक कनेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि बड़े होते होते ख़त्म हो जाते हैं, एक्सेस वाले। फिर अगली चीज़ जो है, जो न्यूरल नेटवर्क्स जो है कंप्यूटर मॉडल पे ट्राई किए गए थे। उसमें क्या है, कंप्यूटर को कोई रूल नहीं बताया गया, उसको खाली लैंग्वेज के डिफरेंट जो है सैम्पल्स दिए गए। भाई पास्ट टेंस में ऐसे बोल रहे हैं, फ्यूचर टेंस में ऐसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में ऐसे बोल रहे हैं, वो रूल नहीं बताया। और उन सेंटेंसेस को जो है प्रोसेस करके कंप्यूटर ने अपने आप ही जो है ग्रामर सीखी कंप्यूटर ने। तो यानी कि कंप्यूटर को ये प्रोसेस करना आ गया कि लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर में क्या यूज़ किया जा रहा है, पास्ट में क्या यूज़ किया जा रहा है, प्रेजेंट में क्या यूज़ किया जा रहा है, सीख गया। सो लाइकवाइज ब्रेन में भी जो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो फिगर आउट ग्रामर को ऐसे कर लेता है। तो ये भी जो है एक बायोलॉजिकल एविडेंस है लैंग्वेज का। फिर एक चीज़ है कि लैंग्वेज और इंटेलिजेंस में आपस में कनेक्शन नहीं है। आई रिपीट, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस में आपस में कनेक्शन नहीं है। ये दो हमको जो है प्रूफ मिलते हैं इस बात के। कैसे? नंबर 1 क्या है, जो कई लोग हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया उनका, या कोई स्ट्रोक हुआ, या किसी भी वजह से उनका जो है ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया, तो उनकी आईक्यू तो नॉर्मल है पहले के जैसी, लेकिन उनकी बोलने की कैपेसिटी जो है कई बार देखा गया है कि वो कम या ख़त्म भी हो जाती है कई बार को। तो जब आईक्यू नॉर्मल है तो बोलने की कैपेसिटी क्यों कम हो रही है? तो यानी कि आईक्यू और जो लैंग्वेज है उसका आपस में कनेक्शन नहीं है। ये चीज़ हमको ये बताती है। दूसरा जो है, कई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने पहले भी बताया था, उसमें बच्चे की जो है
आईक्यू तो बहुत कम है, जैसे एक विलियम्स सिंड्रोम है, उसमें जो है आईक्यू जो है 50 के नीचे, 50 के नीचे होती है, जिसको जो है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में मानते हैं, सबसे अधिक मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो उस कैटेगरी में। तो उसकी जो है आईक्यू इतनी कम है, लेकिन लैंग्वेज उसकी एकदम इंटैक्ट है, फ्लुएंट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, अपनी बात को पूरी एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेकिन छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहा है, जैसे 2 नंबरों को ऐड करना है, अपने जूते के फीते को बांधना है, उसको बता दिया कपबोर्ड में वो चीज़ रखी है वहाँ पे लेके आ जाओ, नहीं समझ पाएगा, आईक्यू इतनी कम है। लेकिन लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोल लेगा। सो ये चीज़ हमको ये बताती है कि लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस में आपस में कनेक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके फंक्शंस होते हैं कई। तो सबसे पहला होता है स्पीच एक्ट। इसमें क्या होता है, स्पीच एक्ट में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसका कुछ इंटेंशन होता है। जैसे कि हो सकता है वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है वो ऑर्डर करना चाहता है, हुक्म दे रहा है, हो सकता है वो खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है वो जोक सुनाने जा रहा है। तो हम जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो पहले हम स्पीच एक्ट पे जाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। फिर जो है दूसरा होता है लैंग्वेज में प्रोपोजिशनल कंटेंट। प्रोपोजिशनल कंटेंट का मतलब है कि उसमें जो है हम क्या आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे आप जो सेकंड पॉइंट में एक देखेंगे, जो रेड कलर स्टार्टिंग से जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ब्राइट स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए इन मैथमेटिक्स, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें 2 प्रपोजिशंस है। पहला प्रपोजिशन क्या है, द ब्राइट स्टूडेंट, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो ब्राइट है। और दूसरा प्रपोजिशन क्या है, रिसीव्ड एन ए इन मैथ्स, को मैथमेटिक्स में ए प्राप्त हुआ। तो 2 चीज़ें हमने बताई, स्टूडेंट ब्राइट है, उसको ए मिला। तो ये जो है प्रपोजिशनल कंटेंट होता है। तो हम क्या क्या चीज़ कन्वे करना चाहते हैं वो प्रपोजिशनल कंटेंट डिसाइड करता है। और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रपोजिशनल कंटेंट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रपोजिशनल कंटेंट होंगे सेंटेंस उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उसको समझने और पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे भी हम देखेंगे इसको। फिर तीसरी चीज़ होती है थीमेटिक स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि जो बोलने वाला है उसको एक्यूरेटली आइडिया होता है कि जिनको मैं बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जो मेरा ऑडियंस है, लिसनर्स है, उनका जो है करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। जैसे कि कोई टीचर पढ़ाएगा तो उसको ये मालूम होता है कि अभी इन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज यहाँ तक की है, इससे आगे की नहीं है, तो वो उसी लेवल से स्टार्ट करेगा। या आप किसी बच्चे से जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये बच्चा जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं समझ पाएगा, तो आप उससे कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे जो वो उसकी समझ में आएंगे। या आप किसी को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाते में जो है आप जो है बीच बीच में सवाल करते रहेंगे कि आपको पता लगता रहे कि आप जो स्टोरी सुना रहे हैं उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो जितने भी टीचर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, अच्छे बातचीत करने वाले हैं, वो ये थीमेटिक स्ट्रक्चर में बड़े माहिर होते हैं। तो ये अगला जो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है थीमेटिक स्ट्रक्चर का। फिर अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में। तो इसमें 2 चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो बेसिक यूनिट्स है, फोनेम और मॉर्फेम। फोनेम तो जो है स्मॉलेस्ट जो है स्पीच साउंड है, आवाज़ है। मॉर्फेम मीनिंगफुल है। अब इसके बाद में जो हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैसे किया था, उच्च स्तर का जो है लैंग्वेज का एनालिसिस करना, वो कैसे होता है। सबसे पहला होता है लेक्सिकल कंटेंट। लेक्सिकल कंटेंट में केवल हम शब्दों पे गौर करते हैं कि क्या शब्द यूज़ किए हैं और कितनी बार यूज़ किए हैं। जो भी आपके पास में लैंग्वेज का सैंपल है, चाहे वो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, पेज है, बुक है, जो भी है, क्या शब्द यूज़ किए हैं और कितनी बार यूज़ किए हैं, ये लेक्सिकल कंटेंट हो गया। फिर दूसरा है सिंटैक्टिक कंटेंट। सिंटैक्टिक कंटेंट जो है फोकस करता है वो शब्दों का अरेंजमेंट कैसे है, वो शब्द कैसे व्यवस्थित किए गए हैं, जो है क्या रूल लगाया गया है, ग्रामर क्या है, ये सिंटैक्टिक कंटेंट हो गया। और तीसरा है सीमेंटिक कंटेंट। सीमेंटिक कंटेंट की सिंपल सी बात है कि जो भी पैसेज या पेज या जो भी है, ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है और इसका मीनिंग क्या है। ये 2 चीज़ें जो है उनको समझनी होती है कि जो व्हाट इज़ द
what does the passage communicate and what is the meaning of this particular sentence. कई बार सेंटेंस का मतलब कुछ और होता है लेकिन बीच में मीनिंग कुछ और छुपा होता है, ये आगे भी हम बात करेंगे. तो सेंटेंस क्या कह रहा है और उसका मीनिंग क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. अगली चीज़ है फेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे सबसे नीचे तो एक सेंटेंस लिखा हुआ द बॉय एट एन एप्पल. ये तो एक सिंपल से सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो अब आप टॉप से देखना शुरू कीजिए. ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस में एक नाउन फ्रेज है, एक वर्ब फ्रेज है. नाउन जो हो गया संज्ञा और वर्ब हो गया क्रिया. तो नाउन वाला यानी संज्ञा वाला हिस्सा है द बॉय हो गया. वर्ब यानी जो है क्रिया वाला जो हिस्सा है वर्ब फ्रेज वो हो गया एट एन एप्पल. अब इसमें भी नाउन फ्रेज में हम फर्दर जाएं तो ये द है डिटरमाइनर है कि किसी खास लड़के के बारे में बात हो रही है. द बॉय, ए बॉय नहीं, कोई भी लड़का है तो ए होगा. तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि किसी खास के बारे में बात हो रही है. नाउन क्या होगा बॉय. फिर इसी तरह वर्ब फ्रेज में एक वर्ब जो है वो है एट और नाउन फ्रेज में क्या है एन एप्पल. फिर जो एन एप्पल है इसको जो है फर्दर दो भागों में डिटरमाइनर एन एप्पल मतलब कोई एक एप्पल, दी एप्पल नहीं है, कोई खास एप्पल नहीं है. तो ये डिटरमाइनर हो गया. इसी तरह नाउन जो है वो एप्पल हो गया. तो इस तरह से जो है भी हम समझते हैं लैंग्वेज के फेस स्ट्रक्चर को. अब हम आते हैं सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर. ये आप समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सेंटेंस कुछ और हो सकता है, उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, वो आप हम यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले तो एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है. सरफेस स्ट्रक्चर मतलब कैसे जो है सेंटेंस में शब्दों को जो है अरेंज करके रखा गया है. मतलब जैसा आप पढ़ते हैं या जैसा आप बोलते हैं वो सरफेस स्ट्रक्चर. सिंपल सी बात, ही एट द एप्पल, ये इसका सरफेस स्ट्रक्चर हो गया. या आप इसको जो है पैसिव वॉइस में बोलें द एप्पल वॉज ईटन बाई हिम, ये भी जो है सरफेस स्ट्रक्चर हो गया. जैसा बोला, जैसा लिखा, जैसा पढ़ा वो सरफेस स्ट्रक्चर हो गया. फिर आता है डीप स्ट्रक्चर. डीप स्ट्रक्चर में क्या है, उसके अंदर मीनिंग क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सरफेस स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन उसके अंदर के जो निहित जो उसका भाव है, द इंटेंडेड मीनिंग, दैट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन इन डीप स्ट्रक्चर. जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं द लैम्ब इज रेडी टू ईट, ये हो गया सरफेस स्ट्रक्चर. अब इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग दोनों हो सकते हैं. एक तो ये कि लैम्ब जो है खाने के लिए तैयार है. अब लैम्ब खाने के लिए तैयार है कि क्या, या तो लैम्ब जिंदा है तो वो खुद अपना घास या जो भी खाना वो खाने के लिए तैयार है, और अगर लैम्ब जो है काट के पकाया गया है तो वो पक गया है, वो खाने के लिए तैयार है, आप खा लो. दोनों मीनिंग पॉसिबल है. तो ये डीप स्ट्रक्चर हुआ. तो अगर जो है सरफेस स्ट्रक्चर दो या दो से अधिक हैं लेकिन मीनिंग सेम है तो वो सिनोनिमस हुए. जैसे ऊपर वाले में था ही एट एन एप्पल या द एप्पल वॉज ईटन बाई हिम, ये दो डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, इसलिए सिनोनिमस हुए. लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है द लैम्ब इज रेडी टू ईट, ये सिंगल सरफेस स्ट्रक्चर है लेकिन इसके डीप स्ट्रक्चर्स दो हैं, दोनों मीनिंग पॉसिबल हैं. तो ये एम्बिगुअस हुआ. एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है, शंका है. तो ये जो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए जो रूल्स हैं उनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स. ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स ये नॉम चॉम्स्की ने बनाए थे. सो कैसे जो है सरफेस स्ट्रक्चर को डीप स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स में बताया गया है. फिर अब हम आते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो लैंग्वेज जो है बोलने का या समझने का, समझाने का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहला था प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज. हमें तो कोई बात जो है बोलनी पड़ेगी ना, तो बोलते टाइम जो है चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है. उसको कहते हैं ग्राइसियन मैक्सिज्म, ग्राइसियन मैक्सिम्स.
तो वो चार कौन से ग्राइसियन मैक्सिम्स हैं? सबसे है ना क्वांटिटी, जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है क्वालिटी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खींचना नहीं है चीज़ों को। आप एक ही चीज़ को इतना लंबा करके खींच दे रहे हैं तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तीसरा है रिलेशन, अगर कोई चीज़ इर्रेलेवेंट है तो वहाँ पे जो है आपस में उनको जो है कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? इर्रेलेवेंट चीज़ों को हमें नहीं, सेंटेंसेस को बोलना है। और दूसरा है, चौथा है मैनर, आप जो बोल रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ में बोल रहे हैं, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए या वेग नहीं होना चाहिए। जो अभी हमने जैसे पढ़ा कि डीप स्ट्रक्चर जो एम्बिगुअस हो सकते हैं, तो अगर आप डीप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एम्बिगुअस हो सकता है, तो वो भी जो है हमने देखना है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में ये ग्राइसियन मैक्सिम्स के नाम से बोला जाता है। ये चार चीज़ें कौन कौन सी? क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मैनर। फिर जो है इसमें अगली चीज़ जो आती है प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में, वो है डिस्कोर्स प्लान। जो अभी हमने जैसे स्पीच एक्ट में बोला था वो, कि जो स्पीकर है पहले डिसाइड करता है मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है या मुझे जो है जोक सुनाना, ह्यूमर, या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये डिसाइड करेगा। फिर उसके हिसाब से, डिस्कोर्स प्लान के हिसाब से वो सेंटेंसेस को चूज़ करेगा कि मुझे कैसे सेंटेंस चूज़ करने हैं। फिर तीसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट प्लान, फिर उस सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ड यूज़ करेगा, एप्रोप्रिएट वर्ड्स या फ्रेजेस या मुहावरे, कुछ भी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्लान हो गया। और फिर चौथा था आर्टिकुलेशन, जैसे एक्चुअली बोलना। ये जो है, जो हमारे मुंह और गले की मसल्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकोड़ने को, फ्लेक्शन कहते हैं रिलैक्स करने को या उसको खुल जाने को। सो कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन जो है, इसके जरिए हम जो है मस्कुलर कंट्रोल करते हैं। तो बोलने में भी कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन होता है। अब आता है स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जो हम शब्दों के मीनिंग निकालते हैं, वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि लैम्ब इज़ रेडी टू ईट, अगर आपको पता है कि अभी खाने का, डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर जो है पक गया है या पकने वाला होगा, और तब कोई आपको बोले लैम्ब इज़ रेडी टू ईट, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ, जो लैम्ब का मीट आया था वो पक गया है और खाना खाने के लिए रेडी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपको पता है। ऐसे आपको कोई कह देगा लैम्ब इज़ रेडी टू ईट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम समझते हैं, तब हमको सेंटेंस समझ में आते हैं। फिर एक चीज़ होती है फोनेमिक रेस्टोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, क्योंकि हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इसलिए जो है अगर कोई वर्ड या कोई साउंड मिस भी कर जाएं, तो उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से जो है हम वो मिसिंग चीज़ को भी हम रेस्टोर कर लेते हैं, कि हम बिना सुने ही समझ जाते हैं कि क्या बोला होगा, और हमें पता भी नहीं होता है। जैसे जो है अगर दो वर्ड हैं, एक रिलीजन है, ये तो आपको पता ही होगा रिलीजन का मतलब क्या, और एक होता है लीजन। लीजन जो है इसके भी कई मीनिंग होते हैं, डिस्टेंस में भी है यूज़ किया जाता है। तो अगर कहीं डिस्टेंस की बात चल रही है तो वहाँ पे लीजन बोला, लेकिन आप ल जो है सुन नहीं पाए, आपने EGION सुना, ईजन, ल नहीं सुना, लेकिन आपको पता है कॉन्टेक्स्ट जो है कि डिस्टेंस की बात चल रही है, तो लीजन जो है होगा, बोला होगा, मिस कर दिया आपको पता नहीं। या रिलीजन से रिलेटेड बात चल रही है, वहाँ पे भी अगर आपको ईजन ही सुनाई दिया तो आप अपने आप ही उसको रिलीजन बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या, रिलीजन की बात चल रही है। इस तरह से जो है फोनेमिक रेस्टोरेशन होता है। कोई हमने साउंड मिस कर दी है तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसमें अपने आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर लास्ट में होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो है हमने जो बोलना है एक्चुअली जैसे हम उसको बोलेंगे, प्रैक्टिस करना होता है, वो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, दोबारा से रिपीटिशन लिखा हुआ। इसमें एक चीज़ नहीं है, केवल मैं उसको रिपीट करूँगा, वो है 8th वाली लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। वो मैं फर्स्ट 7 आपको बता चुका हूँ, 8th वाली बताऊँगा। वो ये कि जब बच्चा बड़ा होता है
तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो आपको उसको इंटेंशन भी समझ में आने लगते हैं, जो कि पहले उसको समझ में नहीं आ रहे होते इंटेंशन। जैसे बोला कि आई प्रॉमिस, अब ये आई प्रॉमिस जो है इसके दो पार्ट हैं इंटेंशन वाइज। एक तो ये कि हाँ जो बोलने वाला है वो जो बोल रहा है उसको वो करना चाहता है, ही और शी वांट्स टू डू इट, इंटेंट्स टू डू इट, ये एक हुआ। दूसरा ये है कि जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो चाहता है कि ऐसा किया जाए, द पर्सन बीइंग टॉक टू, द पर्सन बीइंग प्रॉमिस्ड वांट दैट थिंग टू बी डन। ये दो अलग अलग चीज़ें। हो सकता है कि बोलने वाले का इरादा ना हो, सिर्फ क्योंकि सामने वाला सुनना चाहता है इसलिए बोल रहा है, या बोलने वाले का इरादा तो है लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं करे ना करे। तो ये दो जो डिफरेंसेस हैं, बोलने वाले के इंटेंशन और सुनने वाले की एक्सपेक्टेशन, ये बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स समझ में आने लग जाती है। और यही वो एज है जो एडल्ट लाइक सेंटेंसेस बोलने लगता है बच्चा। तो यहाँ पे वो ये फ़र्क समझने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक किंच मॉडल है। तो ये जो है आप किंच मॉडल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के नीचे जो पैराग्राफ है ब्लू में लिखा वो पढ़िए। द स्वाजी ट्राइब was at war with a neighboring tribe because of a dispute over some cattle. Among the warriors were two unmarried men, Kakra and his brother Gum. Kakra was killed in battle. ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपसे कोई पूछे कि काकरा किस ट्राइब का था, तो आप क्या जवाब देंगे? स्वाजी ट्राइब का। लेकिन अगर आप दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि काकरा जो है स्वाजी ट्राइब का था। ये जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होती है उसमें हम उसको समझते हैं, क्योंकि स्वाजी ट्राइब की बात चल रही थी, उसका दूसरी ट्राइब से जो है झगड़ा चल रहा था, दूसरी ट्राइब का नाम नहीं लिखा है, और वॉरियर्स के नाम दो लिए गए थे, ये नहीं लिखा ये वॉरियर्स किस ट्राइब के थे। तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि काकरा जो है वो स्वाजी ट्राइब का होगा। तो ऐसे हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, जो चीज़ें नहीं भी कही गई होती है उसको हम ऐसा मान लेते हैं। फिर दूसरा है प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड रीडिंग। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने किसी भी सेंटेंस में एक प्रोपोजिशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो जितने प्रोपोजिशंस ज़्यादा होंगे उतना जो है समझने में भी डिफ़िकल्टी आएगी और पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो दो सेंटेंसेस नीचे लिखे हैं 1 और 2, उसको एक एक करके पढ़िए। पहला वाला है रोमुलस द लेजेंडरी फाउंडर ऑफ रोम टुक द विमेन ऑफ सेबाइन बाय फोर्स। सेकेंड, क्लियोपेट्रास डाउनफॉल ले इन हर फुलिश ट्रस्ट इन द फिकल पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द रोमन वर्ल्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा जो है सेंटेंस पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, मेरे ख्याल आप एग्री करेंगे कि सेकंड सेंटेंस में ज़्यादा टाइम लगा, और वो समझने में भी ऊपर वाले के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले जो है सेंटेंस में ज़्यादा प्रोपोजिशंस है। पहले वाले में केवल दो ही प्रोपोजिशन, रोमुलस द लेजेंडरी फाउंडर ऑफ रोम, ये एक प्रोपोजिशन हो गया। टुक द विमेन ऑफ सेबाइन बाय फोर्स, ये दूसरा प्रोपोजिशन हो गया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ज़्यादा प्रोपोजिशन हैं। सबसे पहला है क्लियोपेट्रास डाउनफॉल, ये एक हो गया। ले इन हर फूलिश ट्रस्ट, ये दूसरा हो गया। इन द फिकल पॉलिटिकल फिगर्स, ये तीसरा हो गया। ऑफ द रोमन वर्ल्ड, ये चौथा हो गया। तो चार प्रोपोजिशन इसमें है, ऊपर वाले में दो हैं, इसीलिए नीचे वाले को पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगा और समझने में ज़्यादा टाइम लगा। अब हम आते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन। तो सबसे पहली बात जो है मल्टीलिंगुअलिज्म में, इसको कई वर्ड से जाना जाता है। सबसे पहला है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जो है ग्रीक वर्ड है, पॉली का मतलब है मैनी और ग्लॉट का मतलब है लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल को पॉलीग्लॉट भी बोला जाता है। और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे बायलिंगुअलिज्म, दो लैंग्वेज जाने वाला है। मल्टी का मतलब कई होता है, दो भी हो सकता है, तो बायलिंगुअलिज्म है, या पॉलीलिंगुअलिज्म है, या प्लूरीलिंगुअलिज्म है, या डाईग्लॉसिया एंड लैंग्वेजेस इन कॉन्टैक्ट, कुछ भी कहते हैं। एक हमारी जो है कई जो है नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स,
उसमें से एक होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स जो है वो टंग को कंट्रोल करती हैं, तो इसीलिए डाइग्लॉसिया नाम रखा गया। फिर जो है दूसरा है पर्सनल मल्टीलिंगुअल एंड सोशल मल्टीलिंगुअल। इसमें क्या फ़र्क है, अगर कोई आदमी कई भाषाएं जानता है लेकिन उसकी सोसाइटी में लोग नहीं जानते हैं कई, तो वो पर्सनल मल्टीलिंगुअलिज्म। लेकिन कई बार सोसाइटी में ही कई सारी लैंग्वेज चल रही है जो सभी जानते हैं, कई लैंग्वेज जैसे इंडिया में आम तौर पे है, तो वो सोशल मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। फिर एक होता है इलीट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इलीट मल्टीलिंगुअलिज्म ये है कि जो आपने किसी भाषा को फॉर्मल तरीके से सीखा हुआ है, जैसे आप स्कूल में इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, तो ये इलीट मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म में वो आपने फॉर्मल तरीके से नहीं सीखी। जैसे मान लिया आप किसी पंजाबी इलाके में रहते हैं, आपके आसपास सब पंजाबी लोग हैं, तो आपके आसपास जो बच्चे खेलने वाले सब पंजाबी में बात करें, आप उनसे खेलते खेलते वैसे ही सीख गए, कहीं पढ़े लिखे नहीं वैसे ही सीख गए, तो ये क्या हो गया, नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। फिर एक होता है एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। इसमें क्या है, एडिटिव बायलिंगुअलिज्म में आप जो है कोई लैंग्वेज जो सीख रहे होते हैं, उस लैंग्वेज के एडिशन में आपको एक लैंग्वेज कोई ऑलरेडी आती रहती है। जैसे आपको हिंदी ऑलरेडी आती है मान लीजिए, और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, और इंग्लिश भी आपको हिंदी भी आ रही है और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो ये एडिटिव हो गई। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं और पहले वाली भूल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है हिंदुस्तान में रहता है, वो अमेरिका चला गया छोटी एज में, मान लो 3 साल की एज में, उसको हिंदी तो आ गई, 3 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, लेकिन वहाँ कोई बोलने के लिए मिला ही नहीं, तो वो इंग्लिश बोलता रहा, तो धीरे धीरे हिंदी भूल गया लेकिन इंग्लिश सीख गया। तो ये सब्ट्रैक्टिव मल्टीलिंगुअलिज्म, पहले वाली थी वो माइनस हो गई। फिर एक होती है साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म और एक होती है सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म। साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म में 2 लैंग्वेज एक साथ सीख रहे होते हैं, जैसे आप स्कूल में इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ सीख रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियस हो गई। सीक्वेंशियल में पहले एक सीखी फिर दूसरी सीखी, जैसे आपने इंग्लिश सीखी पहले मान लीजिए केवल क्लास 6 तक, और उसके बाद में फ्रेंच लैंग्वेज आपको सिखाई गई, तो ये सीक्वेंशियल हुई। फिर जो लैंग्वेज है वो एक कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जो कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, इमेजेस हैं, जो साइंस एंड सिंबल्स हैं, वो सब जो है लैंग्वेज का एक हिस्सा है। जैसे आप किसी को हाथ जोड़ते हैं तो वो रिस्पेक्ट है, ये हर लैंग्वेज में नहीं होता है। तो आप जो है लैंग्वेज को कल्चर से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म है। अगर हम मदर टंग्स की बात करें तो 1620 या इससे ज़्यादा ही होंगी। और अगर हम लैंग्वेज प्रॉपर की बात करें जिसमें लिखना, बोलना, ग्रामर वगैरह अलग अलग हो, तो नियरली 200 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया में हैं। अगला है मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉग्निशन से जो है क्या कनेक्शन है। तो जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हैं तो इसे कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी या हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में आए या मिक्स कर रहे हैं, तो ये सब कोड स्विचिंग है। तो कोड स्विचिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कभी भी इंग्लिश में आ जाते हैं कभी भी हिंदी में आ जाते हैं। तो कई सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, वो क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं एक एक करके। तो आपको ऑडियंस की क्या जानकारी है, उसको कौन सी लैंग्वेज है बताया, ओकेजन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे फॉर्मल ओकेजन है, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही बोलना है, उस पर डिपेंड करेगा। या म्यूचुअल एग्रीमेंट जिससे आप बात कर रहे हैं, वो और आपका एग्रीमेंट है कि हाँ कोई भी लैंग्वेज चलेगी या नहीं इंग्लिश ही चाहिए या हिंदी ही चाहिए, या सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस के अनुसार। कोई लोकली एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं रूल्स। आप किस जगह पे हैं उस जगह पे जो है, जैसे कई स्कूल से वहाँ पे इंग्लिश पीरियड में जो है और किसी लैंग्वेज में बोलना अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश ही बोलेंगे, कोड स्विचिंग नहीं करेंगे। और ग्रामर को आपको मिक्स करना पड़ेगा जब 2 लैंग्वेजेस को आप जो है मिक्स करके बोलेंगे तो। फिर जो आपका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना है, अगर आपको पूरी तरह से ना इंग्लिश आती है ना पूरी तरह से हिंदी आती है तो आपको मिक्स करना ही पड़ेगा। या ऑडियंस ऐसी है ना पूरी तरह से इंग्लिश आती है ना पूरी तरह से हिंदी आती है, तो भी मिक्स करना पड़ेगा। तो ये सब रूल गवर्न होता है, डिपेंड करता है। फिर आपको जो है सिमेंटिक यानी कि शब्द का अर्थ क्या है,
एंड और लेक्सिकल मतलब शब्द और शब्द के अर्थ की जो है अच्छी जो नॉलेज होगी तभी आप जो कर पाएंगे कोड स्विचिंग। तो ऐसा पाया गया था कि जो मल्टीलिंगुअल्स हैं वो वॉइस को बड़ी अच्छी तरह पहचान लेते हैं। जैसे उनको जो है तीन डिफरेंट तरह, एक ही आदमी से तीन डिफरेंट तरह के सेंटेंस बुलवाए गए। मतलब एक तो इंग्लिश बोलने वाले हो गए, एक स्पेनिश बोलने वाले हो गए, और एक स्पेनिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाले। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वॉइस सैंपल्स बुलाए गए। तो एक ही आदमी तीनों सेंटेंस बोल रहा है, तो जो मल्टीलिंगुअल से वो पहचान जा रहे थे कि हाँ ये सेम आदमी है। लेकिन जो मल्टीलिंगुअल नहीं थे उनको पहचानने में मुश्किल हो रही थी। यानी कि मल्टीलिंगुअल्स को वॉइस की पहचान बड़ी अच्छे से हो जाती है। इसी तरह जो थिंकिंग है उस पर भी इम्पैक्ट आता है मल्टीलिंगुअलिज्म का। लेकिन कब आता है ज़्यादा? जब जो बाइलिंगुअल है उसको तकरीबन दोनों लैंग्वेज बराबर सी आती हो और वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, ऐसा देखा गया। तो उसकी थिंकिंग जो है पॉजिटिवली इफेक्ट होती है, एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। बाकी कंडीशंस में नेगेटिव रिजल्ट्स होगा। और अगर एडिटिव फॉर्म है, जो मैंने अभी बताया था कि एक लैंग्वेज के एडिशन में दूसरी सीख ली, तो भी थिंकिंग एबिलिटी जो है बढ़ती है। और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म है, जो मैंने बताया था कि एक लैंग्वेज को भूल गया और दूसरी सीख ली, उसमें जो थिंकिंग एबिलिटी रिड्यूस पाई गई। और लेकिन कंडीशन यही है कि पॉजिटिव होने के लिए कि दोनों ही लैंग्वेजेस में जो रिलेटिवली हाई कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। और क्या क्या फ़ायदे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के? अवेयरनेस कीन हो जाती है, लैंग्वेज को बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, इधर उधर की बातों में दिमाग भटकना, वो उनका जो है कम हो जाता है। उनका जो है सुनाई जो है बेटर देता है, उनको अच्छे से सुन पाते हैं। मेमोरी शार्प होती है उनकी, खाली बोलने की नहीं, जो स्पेशल एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। उनकी जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होती है। ये सब हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल्स हैं। और उनको जो स्विचिंग, जो कोड स्विचिंग अभी मैंने बताया था, उसमें बहुत फ्लेक्सिबल माइंड होता है उनका। तो उनकी जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, एनालॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बेटर होती है, फिगरल क्रिएटिविटी बेटर होती है। और उनको जो है लैंग्वेज को एक्स्ट्रा स्किल है, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ पे डालनी है, कहाँ पे चेंज करना है लैंग्वेज में, ये सब उनको बहुत अच्छे से आता है। ये एडिशनल जो है सब चीज़ें सीखते हैं। तो जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये बचपन में ही जो है सबसे बेस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया था। बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने बचपन में मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीखी या आपको एक्सपोजर हुआ, नहीं भी सीखी, तो आपके वो दिमाग में रहेगी। तो बाद में कभी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस लैंग्वेज को बड़ी इजीली सीख लेंगे। तो बड़े होकर जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके फ्लुएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतने फ्लुएंटली बोल लेंगे। खाली जो एक्सेंट है, जैसे लोकल लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, वैसा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी, बाकी फ्लुएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जो मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपके पास ऑलरेडी होता ही है, तो वो आपको लैंग्वेज सिखा ही देगा। फिर जो अलग अलग लैंग्वेज जानने वालों को अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंट लेवल की डिफ़िकल्टी लगती है। जैसे इंग्लिश वालों को स्पेनिश डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इंग्लिश और स्पेनिश के रूट्स सेम है। मूल, रूट्स का मतलब मूल, शब्दों के मूल जो है रूट्स हैं वो सेम है, इसलिए जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो स्पेनिश ईजिली सीख जाते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग को अगर रशियन सिखाई जाए तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि जो है रशियन के रूट्स इंग्लिश से बहुत अलग है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे जो है किसी भी कल्चर के हैं, उनको वो लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये रशिया में कोई पैदा हुआ तो रशियन मुश्किल से सीख रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो ऑलरेडी आराम से सीख लेगा। फिर एक सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस और डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस है लैंग्वेज की। सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो सारी कितनी दो या दो से अधिक जो भी लैंग्वेजेस हैं, उसके सारी चीज़ें एक ही जगह स्टोर हो रही है, ये सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस हुआ। डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, कि दो लैंग्वेजेस का जो है अलग अलग जगह पे जो है रिप्रेजेंट होगा ब्रेन में, कुछ चीज़ें अलग होंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो जो हमारा न्यूरल मैकेनिज्म है उसका जो है fMRI कहते हैं, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जब किया गया, जिन्होंने
अर्ली एज में ही जो है बाइलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेज सीख ली थी, तो ये उनको देखा गया कि वो जो नए न्यूरल कनेक्शंस हैं वो बड़ी इजीली जो है एस्टैब्लिश कर लेते हैं कंपेयर टू अगर लेट जो है उस लैंग्वेज को एक्वायर करें तो। अब चौथा यूनिट पे आते हैं लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर होते क्या हैं। तो ये सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि जो नॉर्म्स है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के, किसी पर्टिकुलर कल्चर के, उसके हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए किसी लैंग्वेज में जो है सॉफ्टली धीरे से बोलना वहाँ का कल्चर है, और किसी लैंग्वेज में कहीं पे जो है बहुत जोर के और दहाड़ के बोलना जो है वहाँ का कल्चर है। तो दोनों अपने अपने कल्चर में एकदम फिट हैं, लेकिन एक दूसरे के कल्चर के हिसाब से वो उनमें हम कहेंगे कि डिसऑर्डर है, तो वो कहना गलत होगा। तो हमको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि किसका क्या कल्चर है, कि हाँ क्या एक्सेप्टेबल है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डिसऑर्डर है या नहीं है। और ये जो लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर्स है ये नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं एक्सेप्ट वहाँ जहाँ पे बोलने पे जो है प्रॉब्लम है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन आर्टिकुलेशन देन ओनली वी विल कम टू नो देयर इज सम लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर, अदरवाइज विल नॉट कम टू नो। और ये 2 तरह की होती है, एक तो रिसेप्टिव प्रॉब्लम मतलब समझने में प्रॉब्लम है, या एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम यानी कि बोलने में प्रॉब्लम है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जिनको लैंग्वेज या स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो है डेवलपमेंटल डिलेज भी होते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मोटर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये आमतौर पे देखा गया है, गारंटीड नहीं है लेकिन आमतौर पे होता है। तो हम 2 तरह के जो है पहले सबसे पहले लेते हैं अफासिया। अफासिया जो है 2 तरह का होता है। तो एक होता है ब्रोकास अफासिया और दूसरा होता है वर्निकेस अफासिया। तो ब्रोकास अफासिया और वर्निकेस अफासिया जो है क्या इनमें फ़र्क है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रोकास अफासिया को। सो ब्रोकास अफासिया जो है ये ब्रेन, इसमें स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है। और ये किस वजह से होता है, जो ब्रेन का जो प्री मोटर एरिया है उसमें डैमेज की वजह से होता है। ब्रेन का प्री मोटर एरिया उसमें डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम आती है अटरेंसेस में। और इसमें जो है अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, ग्रामर में प्रॉब्लम होती है। और इनको जो है जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें नहीं हैं वैसी चीज़ें समझने में बड़ी मुश्किल आएंगी। जैसे कि बोला सेंटेंस की द डॉग द वुमन इज बाइटिंग इज ब्लू। अब आम जिंदगी में कोई वुमन डॉग को थोड़ी बाइट करती है, और डॉग ब्लू कलर का भी नहीं होता है, तो ये सेंटेंस इनको समझने में मुश्किल आएगी। और अगली चीज़ में क्या होती है कि इनकी जो लैंग्वेज में एक्सेसिव पॉजेज या स्लिप ऑफ टंग है, मतलब कहीं पे रुक जाएंगे बहुत ज़्यादा, या कुछ बोलना कुछ बोल जाएंगे, ये सब ब्रोकास अफासिया में स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। फिर आता है वर्निकेस अफासिया। इसमें जो है लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज की वजह से होता है। तो इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो करेक्ट होता है, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। और इसमें जो है नियोलॉजिज्म होता है। नियोलॉजिज्म का मतलब कोई नया वर्ड ही एक गढ़ के बोल देंगे, होगा नहीं एक्चुअली वो वर्ड, लेकिन वो बोल देंगे। जैसे कि द स्क्रूलिश प्रेस टाइमर एट माई स्पैन स्टेक। अब इसमें ना स्क्रूलिश कोई प्रॉपर वर्ड है, ना प्रेस टाइमर कोई वर्ड है प्रॉपर, ना स्पैन स्टेक कोई वर्ड है, ये सब नियोलॉजिज्म हो गए। तो सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे या दैट वाज द पम्पकिन फर्देस्ट फ्रॉम माई थॉट। अब इसमें कोई नियोलॉजिज्म नहीं, सारे वर्ड करेक्ट हैं, ग्रामेटिकली भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। सो इस टाइप से जो है ये वर्निके अफासिया होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अफासिया के 2 टाइप और होते हैं। एक होता है ग्लोबल अफासिया। तो ये जो वर्निके अफासिया और ब्रोकास अफासिया अगर दोनों हैं तो वो ग्लोबल अफासिया होगा। और एक होता है एनोमिक अफासिया। एनोमिक अफासिया में क्या है, कोई जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नेम करना है, वो देख रहा है उसकी तरफ लेकिन दिमाग में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए टीवी का रिमोट है, तो रिमोट को देख रहा है, सामने है, लेकिन वो रिमोट वर्ड उसको जो है नहीं बोल पाएगा वो।
या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की चीज़ है उसके बारे में जो है वो वर्ड नहीं निकाल पाएगा। जैसे उससे बोलो कि लिविंग बींग्स के नाम बोलो, तो लिविंग बींग्स जो है यानी कि जीवित जो चीज़ें हैं उनके नाम बोलो, तो वो नहीं रिट्रीव कर पाएगा। सो ये एनोमी का फाजिया हुआ। इसी तरह से जो है एक ऑटिज्म जो होती है, ऑटिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मलिटी की बिहेवियर में होती है। क्या होती है बिहेवियर में कि जो सोशल जैसा नॉर्मली बिहेवियर होना चाहिए वैसा इनका बिहेवियर नहीं होता, बिहेवियरल प्रॉब्लम इनको होती है और इनकी कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम होती है। सोशल बिहेवियर ठीक नहीं होता है जैसा होना चाहिए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम होती है। और ये रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक जगह पे बैठे ये जो है हो सकता है आगे पीछे हिलते रहें या लेफ्ट राइट हिलते रहें या पैर को एक पर्टिकुलर जो है तरीके से हिलाते रहें, ऐसे रिपीटेटिव मूवमेंट। और इनके इंटरेस्ट बड़े नैरो होते हैं और स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, पैटर्न भी बड़े होते हैं। जैसे मान लो इनको अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो गेम खेलना पसंद है तो बस वही वीडियो गेम खेलते रहेंगे, दूसरा खेलेंगे ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेंगे। इनको अगर कोई चीज़ खाने में पसंद है तो बस वही खाएंगे और कुछ खाएंगे ही नहीं। तो इस तरह इनके जो बड़े स्टीरियोटाइप पैटर्न होता है। फिर एक चीज़ में पाई जाती है इकोलैलिया। इकोलैलिया का मतलब है कि इन्होंने कोई वर्ड सुना और फिर उसको रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। बच्चे नॉर्मली करते हैं लेकिन कई कई घंटों तक रिपीट करते रहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली सुना और रिपीट कर दिया, हो सकता है अभी सुना और 8-10 घंटे बाद जो है फिर रिपीट करना शुरू किया। तो इनके ब्रेन के कई पार्ट्स में जो है एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है, जैसे सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, कॉर्पस कैलोसम है, बेसल गैंग्लिया, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। और ये मेल्स में 5 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू फीमेल्स। इसका जो है कोई स्पेसिफिक रीज़न कहना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर जो है इसको जेनेटिक भी माना जाता है। फिर कुछ होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें जो है सबसे पहले डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या है कि उसको प्रॉपर सिखाया जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, बता रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है जैसे आम बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्पेलिंग बता रहे हैं, वो अपनी आईक्यू के हिसाब से वो अचीव, आईक्यू ठीक है, आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलेक्सिया में आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी ना वो लिख पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, या स्पेलिंग बता पा रहा है जैसे कि होना चाहिए उसके आईक्यू के हिसाब से। तो ये 2 तरह की होती है। प्राइमरी ये तो जेनेटिक होती है, पैदाइशी होती है। सेकेंडरी जो है वो ये डेवलपमेंटल होती है। तो जो फीटस में होता है प्री निटल स्टेज में, अगर मदर में जो है हार्मोनल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये सेकेंडरी डिसलेक्सिया होता है। ये नॉर्मली जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। फिर ये कई टाइप का हो सकता है। ऑडियो मतलब सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल देखने से। ऑडियो में क्या वो वर्ड उसके कान में जाके गड्ढमड्ढ हो जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोला गया। विजुअल में वो अक्षर देख रहा है, वो ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर आपने वो पिक्चर देखी हो तारे ज़मीं पर, तो वो जो है डिसलेक्सिया के थे सिम्टम्स। फिर एक होता है डिसग्राफिया, वो पेंसिल को प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ये डिसग्राफिया हुआ। तो मोटर कंट्रोल उसमें नहीं होता है। फिर डिसकैलकुलिया में उसको नंबर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नंबर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सबका एक और नतीजा होता है कि उसकी जो रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंड हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने पीयर्स यानी कि दोस्त, संगी साथी, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, उनके साथ में रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। और क्योंकि वो स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा होता ढंग से, इसलिए स्कूल के लिए डिसलाइकिंग हो जाती है, उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, मोटिवेशन लो हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम आने लग जाती हैं उसमें। फिर एक है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब इसमें न्यूरॉन्स धीरे धीरे मरते चले जाते हैं और इसमें धीरे धीरे जो है लैंग्वेज की एबिलिटी कम होती चली जाती है। नॉर्मली इसकी शुरुआत 50 to 60 ईयर्स में होती है। तो इसमें सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आदमी जो है एग्जैक्ट टर्म्स की बजाय जो है जनरल टर्म्स यूज़ करने लग जाता है। तो जैसे लेफ़्ट राइट हैंड कॉर्नर की बजाय बोलेगा उस तरफ है, ये जनरल टर्म्स में बोला। या कोई पर्टिकुलर जो है एग्जैक्ट वर्ड है, जो जैसे स्टेपलर पिन है, तो स्टेपलर पिन नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा कि वो स्टेशनरी का सामान चाहिए था। इस तरह से जो है जनरल टर्म्स जो है यूज़ करेंगे, वो प्रिसाइज टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे। और फोनोलॉजी में प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ग्रामर भी बहुत मामूली सी ही इफेक्ट होती है, ज़्यादा वो नहीं होती है। लेकिन इंटेंशन ऑफ जो स्पीच है उसमें इनके डेफिसिट होता है, नहीं कमी आ जाती है। मतलब इनको समझ में नहीं आता कि बोलने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि जोक कर रहा है
कि इनको जो है कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इनको समझ में नहीं आता है। और टर्न टेकिंग भी इफेक्टिव हो जाती है कि मतलब सामने वाले को कब चुप होने पर बोलना है ये समझ में आता है, या मुझे कब चुप होना चाहिए ताकि सामने वाला जवाब दे पाए। सो ये टर्न टेकिंग एबिलिटी भी इनमें कम हो जाती है अल्जाइमर्स डिजीज़ में। फिर एक होता है स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज प्रोडक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होती है, तो जो उसके साल के जो बच्चे हैं जैसा वो पढ़ पा रहे हैं वैसा वो नहीं कर पा रहा। और इसमें इसके इंडिकेशंस क्या हैं, जैसे सेंटेंस में ए है, द है, इज है, ये सब जो है वो मिस कर रहा होता है या समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ पे यूज़ करना है। और जो ओरल और मोटर जो मस्कुलेचर है, बोलने के लिए जो मसल्स इस्तेमाल होती है, उसको प्रॉपर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए शॉर्ट सेंटेंस बोलता है। और जो सिंटैक्टिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब ग्रामर के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो समझने में उसको मुश्किल होती है। उसका शब्दकोश वोकैबलरी जो है बहुत कम होती है, करेक्ट वर्ड ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, नए वर्ड सीखने में प्रॉब्लम आती है, वर्ब्स के रूल उसको समझने में मुश्किल आती है कि कब कौन सा वर्ब का रूल होगा, जैसे ही वॉक्स होगा या ही वॉक होगा, ये उसको समझ में नहीं आता है। तो ये इंडिकेशंस है। तो उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो स्पीच साउंड के लिए वो कम होती है। तो ये हाइपोथेसिस बनता है इससे कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसका एक फंक्शन जो है लैंग्वेज सीखना है। और 50% बच्चे जो स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वाले हैं वो आगे चल के पाया जाता है कि उनको डिसलेक्सिया हो जाता है। फिर एक होता है डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें जो है जैसे 4 साल की एज तक बच्चा आके ठीक ठाक बोलने लग जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, बेसिक एडल्ट लाइक सेंटेंस बोलने लग जाता है 4 साल की एज तक। तो लेकिन इसमें जो है वो बच्चा वैसे बोल नहीं पा रहा होता है, समझ नहीं पा रहा होता है, उसको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बोल नहीं पा रहा होता है। तो उसके जो स्पीच साउंड्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, बोलने में भी और रीडिंग में भी, और स्पेलिंग में भी मिस्टेक होती है। और भी जो है प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ग्रामर उसकी जो है इमेच्योर होती है। 4 साल का बच्चा ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बोल लेता है लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं। स्टटरिंग यानी हकलाना हो सकता है, वर्ड रिट्रीवल प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्ट वर्ड कौन सा यूज़ करना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हकलाने के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम भी हो, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे में जो है बच्चे को जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट है उसके पास में ले जाया जाना चाहिए। तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास ले जाने से हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो लेकिन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। फिर एक होता है डेवलपमेंटल डिस्प्रैक्सिया। इसमें जो है जो उनकी जो है बॉडी के जो मोटर मूवमेंट्स है वो अनकोऑर्डिनेटेड से हो जाते हैं, उनकी जो सेंसरी और मोटर जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में नहीं होता है। उनको अपने आसपास के वातावरण में आउट ऑफ सिंक वो होते हैं, जैसा जैसा होना चाहिए सब लोग कर रहे हैं वैसा वो नहीं करते, कुछ अलग ही तरीके से। बैलेंस उनका पूरा होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्लमजीनेस होता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, परसेप्शन डिफ़िकल्टी की कुछ देख कुछ रहे हैं समझ कुछ रहे हैं, इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, सोशल स्किल्स उनके अच्छे नहीं होते हैं, उनके जो पोस्चर्स है चाहे खड़े होते में या बैठे में, जो उनके भाव भंगिमा है, शरीर की मुद्रा है वो अच्छी नहीं होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पुअर होती है। और ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, ये हमेशा रहने वाला है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी ये जो है दी जाती है, इससे प्रॉब्लम कंट्रोल में थोड़ी आती है, पूरी तरह ठीक नहीं होती है लेकिन आ जाती है। और क्यूइंग, जैसे इनको हिंट देना पड़ता है समझाने के लिए, या बोलने से पहले ये या क्या बोल रहे हैं समझने के लिए कोई क्यू ये इस्तेमाल करें। फ़ोटो दिखा के ये अपनी बात को एक्सप्लेन करें या फ़ोटो दिखा के इनको एक्सप्लेन किया जाए, हैंड जेस्चर, हाथों के इशारे से। तो इन लोगों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्पीच डिसऑर्डर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं इसमें। एक तो होता है वॉइस का, वॉइस से रिलेटेड वॉइस डिसऑर्डर्स, दूसरा होता है आर्टिकुलेशन, इसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, और तीसरा होता है फ्लुएंसी। इन तीनों में प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। तो जो वॉइस डिसऑर्डर्स हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, वॉल्यूम, लाउडनेस कितनी है, पिच प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट आवाज़ है, क्वालिटी हाई है या लो है, क्वालिटी कैसी लग रही है आपको आवाज़ की क्वालिटी,
रेट, किस स्पीड से बोल रहे हैं, ये सब जो है हर एक कल्चर के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अफ्रीका में जो है, जो अगर कोई आदमी सॉफ्टली बोल रहा है मेल, तो कहेंगे क्या फेमिनिन की तरह बोल रहे हैं, तो वो एक डिसऑर्डर माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे कल्चर में ना माना जाए कि हाँ कि कितना तो सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, मृदुभाषी है, ऐसे कहेंगे, लेकिन वहाँ पे वो डिसऑर्डर मानेंगे उसको। फिर जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स है या जिसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स है, इसमें जो कोई साउंड को या तो ओमिट कर दे रहा है, हटा दे रहा है, या उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कुछ और वर्ड डाल दे रहा है, या डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, गड़बड़ कर दे रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे उसकी टंग में जो कोई प्रॉब्लम है, कईयों की हैवी टंग होती है या टंग जुड़ी हुई है नीचे पैलेट से, नीचे जो बेस से, लिप्स में प्रॉब्लम है, दांत में गैप है, जो मुंह में जो है क्लेफ्ट लिप है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से जो है आर्टिकुलेशन यानी बोलने में एग्जैक्टली जैसा बोलना चाहिए वैसा नहीं बोल पा रहा है। या ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे हमेशा टी को सी प्रोनाउंस करे, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा जब भी टी आएगा वहाँ पे सी प्रोनाउंस करेगा। तो ये सब जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में। फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर में जो है, जहाँ पे पॉज नहीं करना चाहिए वहाँ पॉज करना है, या हेजिटेशन कर रहे हैं, जो उनकी स्पीच साउंड है वो समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चों को जो है स्कूल में बड़ा मिसहैंडल किया जाता है, घर में भी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे क्या होते हैं, विड्रॉ से हो जाते हैं, सबसे अलग थलग रहने लग जाते हैं। फिर आता है एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। तो एप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कहना चाह रहा है वो नहीं कह पा रहा है। तो ये जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड में क्या है, किसी भी एज में हो सकता है। नॉर्मली जब कोई जैसे चोट लग गई, ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, हेड इंजरी हुई, ट्यूमर है, इलनेस है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई स्पीच में, तो वो एक्वायर्ड हुई। और डेवलपमेंटल जो एप्रैक्सिया या डेवलपमेंटल वर्बल एप्रैक्सिया या डेवलपमेंटल वर्बल डिस्प्रैक्सिया या आर्टिकुलेटरी एप्रैक्सिया या चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, ये सब एक ही बात है। तो डेवलपमेंटल एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, इसको शॉर्ट में डीएस भी कहते हैं। तो ये जो है डेवलपमेंटल डिले ऑफ स्पीच से अलग है। इसमें जो है बच्चे का डेवलपमेंटल डिले ऑफ स्पीच में तो बोलना ही देर से सीख रहा है, इसमें सीखा नॉर्मल है टाइम में, लेकिन सही नहीं सीख पा रहा है। तो उसकी मिस्टेक जो है इनकंसिस्टेंट होती है, मतलब कभी तो वो उस वर्ड को सही बोल जाएगा और कभी नहीं बोल पाएगा। तो ये इनकंसिस्टेंट मिस्टेक हुई। किसी बार उच्चारण उसका सही है, कई बार अटक जाएगा, नहीं बोल पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले नहीं बोल पाएगा। तो ये है एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच में। तो इसमें जो साउंड और सिलेबल्स हैं, भाई इस साउंड के साथ में ये वाला अल्फ़ाबेट होता है, ये इनको समझ में मुश्किल आती है। तो इनकी जो प्रोसिडी है वो भी जो है ठीक नहीं होती। प्रोसिडी होती है मतलब जैसे रिदम है, लय है, स्ट्रेस कहाँ पे जोर देना है, इन्फ्लेक्शन उतार चढ़ाव, ये सब भी इनकी इनकरेक्ट होती है। फिर आता है डिस्प्रोसिडी। सो ये एक बहुत रेयर न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है। तो इसमें जो है इंटेंसिटी, टाइमिंग, रिदम, केडेंस और इंटोनेशन ऑफ वर्ड्स, इसमें जो है प्रॉब्लम आती है। इंटेंसिटी मतलब कितनी जो है तीव्रता से, टाइमिंग कहाँ पे कैसे बोलना है, किस सेंटेंस में किस जगह कहाँ पे आपने क्या बोलना है, रिदम, लय, केडेंस अच्छा लग रहा है, स्मूथनेस है नहीं है, इंटोनेशन उतार चढ़ाव, ये सब में इनको प्रॉब्लम आती है। और इनकी जो है, जो किसी शब्द को जो है बोलने में कोई ड्यूरेशन है या कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये सब जो है इनमें प्रॉब्लम आती है। और जो टोनिक और एटोनिक सिलेबल्स हैं उसमें भी इनको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो है नॉर्मली जो है न्यूरोलॉजिकल जो है पैथोलॉजीज पाई गई हैं कि ब्रेन में जो है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वेस्कुलर एक्सीडेंट्स है, क्रेनियो एंसेफेलिक ट्रोमेटिज्म है, ब्रेन ट्यूमर, इनकी वजह से होते हैं। टोनिक और एटोनिक सिलेबल्स में मतलब कहाँ पे किस जो है सिलेबल पे जोर देना है या नहीं देना है, वो टोनिक और एटोनिक सिलेबल्स हो गए। फिर नेक्स्ट है डिसार्थिया। डिसार्थिया में जो है जो मोटर स्पीच है, जो मोटर कंट्रोल है, वो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो वीक भी हो सकती है, पैरालाइज भी हो सकती है, जो स्पीच की मसल्स हैं
बोलने में जो मसल्स यूज़ हो रही हैं वो वीक भी हो सकती हैं, पैरालाइज भी हो सकती हैं। तो ये ब्रेन या नर्व्स के डैमेज से होता है। तो इसके रीज़न कई हो सकते हैं, स्ट्रोक है, पार्किंसन डिजीज़ है, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, हेड या नेक इंजरी, सर्जिकल एक्सीडेंट्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी, इसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं, ये भी हो सकती है। तो इसमें जो है स्लर्ड मतलब जैसे जैसे शराबी बोलता है ना, उसकी जो है आवाज़ क्लियर से नहीं होती, वैसी भी हो सकती है। या इतना सॉफ्टली बोल रहा है कि आपको मुश्किल से सुनाई दे रहा है, या बहुत धीमे स्पीड से बोल रहा है, या बहुत ज़्यादा स्पीड से बोला है, इतनी स्पीड से बोल रहा है कि बस बड़बड़ा सा कुछ रहा है ऐसा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। या उसके जो टंग है और लिप्स हैं बहुत, या जॉज हैं, ये बहुत नाम मात्र के लिए बस मूव कर रहे हैं, ज़रा से ही हिल रहे हैं। और जो इनकी इंटोनेशन है, उतार चढ़ाव है, रिदम है, ये एबनॉर्मल होती है। वोकल क्वालिटी, आवाज़ की ऐसा भी लग सकता है कि जैसे वो नाक से बोल रहे हैं, या स्टफ़ी जैसे नाक में जैसे किसी का कुछ भर गया हो, ऐसी भी आवाज़ होती है। होर्सनेस जैसे गला फटा हुआ है, ब्रीदीनेस जैसे इनकी सांस चढ़ गई हो, ड्रूलिंग मतलब जैसे इनके एक तरह से जैसे जो सलाइवा है वो होंठ से टपकने लग जाए, या सलाइवा का कंट्रोल ना हो, बार बार मुंह से गिर जाए, इनको चबाने और स्वॉलो करने में प्रॉब्लम है, ये सब जो है डिसार्थिया में होता है। अब ट्रीटमेंट्स क्या है इन सब का? तो सबसे पहली बात है, जो कोई भी लैंग्वेज जो है डिसऑर्डर जो है जब आपने होता है, तो उसको जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में ले जाना है। वही जो है डिसाइड करेगा कि क्या नेचर ऑफ प्रॉब्लम है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो इसमें फिर कई चीज़ें पॉसिबल, जैसे अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आर्टिकुलेशन थेरेपी दी जाती है। स्टटरिंग या फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स के लिए फ्लुएंसी ट्रेनिंग दी जाती है। और स्टटरिंग के लिए एक चीज़ और दिया जाता है, डिलेड ऑडिटरी फीडबैक, इसको शॉर्ट में डीएफ कहते हैं। तो डिलेड ऑडिटरी फीडबैक में क्या हो रहा होता है कि उसको कान में उसको हेडसेट लगा के उसी की आवाज़ उसके कान में जा रही होती है। तो जब अपनी आवाज़ वो खुद सुनता है तो वो रुक जाता है और फिर नॉर्मल तरीके से बोलना शुरू करता है। आपने अगर फ़ोन में अगर गौर किया हो कभी जो है इको लौट के आपको सुनाई देती, तो आपको बोलने में दिक्कत आती, फिर आप रुक जाते हैं और रुक के बोलते हैं क्योंकि अपनी आवाज़ खुद ही सुनाई दे रही है। तो स्टटरिंग में वो क्योंकि वो अटक रहा होता है, तो अटकने से रोकने के लिए उसको जो है स्लो करना होता है। तो स्लो करने के लिए उसको डिलेड ऑडिटरी फीडबैक दिया जाता है। फिर अगर कई सारी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम सीरियस है तो फिर न्यूरोलॉजिकल अप्रोच ली जाती है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन का इलाज किया जाए। फिर मोटर काइनेस्थेटिक अप्रोच भी होती है, बायो फीडबैक भी होता है, मैनुअल साइनिंग जो है हाथ से जो है साइन करना, फिर कंप्यूटर सिंथेसाइज स्पीच। ये आपने अगर देखा हो कई जो है लोग पैरालाइज जो हो जाते हैं तो उनके जो है गले के साथ में जो है कंप्यूटर को अटैच कर दिया जाता है, तो वो जो है जो गले से जो वाइब्रेशन होती है वो कंप्यूटर सिंथेसाइज करके आवाज़ के रूप में प्रोड्यूस करता है। तो वो भी जो है किया जा सकता है अगर आवाज़ बहुत ही कम है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो है लैंग्वेज का लेक्चर फिनिश होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। सी यू सून विद मोर lectures. Thank you very much.